हेलो दोस्तों, आप सभी को मिशन मसूरी की इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं बूट सिंह आपके साथ आज जो हमारा जीएस फाउंडेशन का कोर्स चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हुए पॉलिटी के अंतर्गत जो जीएस 2 के अंतर्गत हम जो पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कशन कर रहे थे उसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हुए हम जो फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट, तो अभी तक हमने फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट राइट रहा था वो पढ़ा था समानता का अधिकार। क्या पढ़ा? समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने देखा कि समानता दो तरीके से स्थापित की जाती है, एक अवसर की समानता और एक विभेदों की समाप्ति। विभेद कह सकते हैं, विशेष अधिकारों की समाप्ति, ठीक है ना। इनको अभी तक हमने डिस्कशन किया। ये आर्टिकल अगर देखें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक अभी तक हम पढ़ गए। इसके बाद मौलिक अधिकारों का जो सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, यहाँ दो शब्द बताता हूँ। फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता होती है और लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता होती है। लेकिन फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम में स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, बल्कि उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यानी कि कुछ तार्किक प्रतिबंध लगा सकते हैं। और चूंकि भारतीय संविधान में जो फ्रीडम है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ है, जो स्वतंत्रता है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ है, इसलिए हमने फ्रीडम शब्द का यूज किया है, ध्यान रखना। और लिबर्टी में क्या होता है? एब्सोल्यूट होती है, स्वतंत्रता एब्सोल्यूट होती है, इसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो लिबर्टी शब्द का मतलब स्वतंत्रता होता है हिंदी में, लेकिन इसका जो टेक्निकल इनमें जो डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया है कि लिबर्टी मीन्स एब्सोल्यूट फ्रीडम और फ्रीडम का मतलब एब्सोल्यूट मतलब रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम, मतलब फ्रीडम में रेस्ट्रिक्शन रहेंगे। और रेस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं मनमाने नहीं रहेंगे, रेस्ट्रिक्शन है जो रीजनेबल रहेंगे, जो तर्क संगत रहेंगे वो। तो भारतीय संविधान में भी स्वतंत्रता के अधिकार को अपनाया गया था। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करें तो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक, 19 से 22 तक जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, ये स्वतंत्रता के अधिकार जो मौलिक अधिकार है उससे जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, पहले तो बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है? लोकतंत्र को डिस्कशन कर रहे हैं, इसको इंडियन डेमोक्रेसी को। और इंडियन डेमोक्रेसी में आपको पता है व्यक्ति की सर्वोच्चता है, स्वतंत्रता है, तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को डिस्कशन कर रहे हैं। और उसी में से उस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आर्टिकल 19, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्टिकल 19 किस तरीके से लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, किस तरीके से भारतीय डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, तो आप इस बात को अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हो कि अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का आधार कैसे, ये अगर आपसे पूछा जाए कोई लोकतंत्र का आधार कैसे, तो लोकतंत्र का आधार है कि लोकतंत्र का पहला पॉइंट ये होता है कि हर व्यक्ति की क्या होगी? स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 हर व्यक्ति को क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। और स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का एक मूल्य है। फ्रीडम लोकतंत्र का एक मूल्य है जहां व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से स्वतंत्र, आर्टिकल 19 पहली बात लोकतंत्र देता है। दूसरी बात, लोकतंत्र में आपको पता है कि आजकल हमारे यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यानी एक तो जनता खुद भाग ले या एक जनता दूसरे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले। तो चूंकि जनसंख्या अधिक होने की वजह से जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ना लगा करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है, और प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। अर्थात प्रतिनिधि किसके माध्यम से भाग लेते हैं? राजनीतिक दलों के माध्यम से। तो आप देखोगे आर्टिकल 19 का जो 1C है ये क्या करता है? राजनीतिक दलों के गठन की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का चाहे तो कोई समूह, संघ या किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, उसको स्वतंत्रता है, अर्थात लोकतंत्र के लिए अधिकार है, क्योंकि राजनीतिक दलों के गठन की बात करता है। दूसरी बात, जो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता दी गई है वो आपको विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। और मीडिया लोकतंत्र का क्या होता है? चौथा स्तंभ होता है।
मीडिया क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो इसलिए चूंकि स्वतंत्रता का अधिकार क्या करता है? लोकतंत्र का आधार। इसी प्रकार आप आर्टिकल 19 में आपको जितनी स्वतंत्रता दी गई है उसका उद्देश्य है गरिमापूर्ण जीवन, कि हर व्यक्ति को जैसे घूमने की, खाने की, व्यापार करने की, है ना, निवास करने की, बिजनेस करने की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, कोई सम्मेलन भाग लेने की, ये सारी स्वतंत्रता क्या करती है? व्यक्ति की गरिमा को बनाती है। तो व्यक्ति की गरिमा किसका आधार होता है? लोकतंत्र का आधार। तो व्यक्ति का जो रेस्पेक्टेबल लाइफ है वही लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है? व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। तो आर्टिकल 19 उस व्यक्ति को ये बात अधिकार देता है। इस प्रकार विधि का शासन, आर्टिकल 9 विधि के शासन की बात करता है, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 20 की बात करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 22 की बात करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति को कोई मनमाने तरीके से ना तो गिरफ्तार कर सकता है, किसी व्यक्ति के ऊपर पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकती, किसी व्यक्ति को पुलिस दंड बिना किसी कारण के सबूत के दंडित नहीं कर सकती। तो ये क्या है? व्यक्ति की गरिमा है। ये क्या है? विधि का शासन है। तो विधि का शासन ही डेमोक्रेसी का एक आधार है। आपको पता है डेमोक्रेसी में क्या है? मनमाना कुछ नहीं होता, बल्कि विधि के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ये आर्टिकल 20, 22 करते हैं। तो आर्टिकल 20 और 22 किसके पार्ट है? तो अगर बात करेंगे आर्टिकल 20 और 22 को हम पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 20 है कि किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किससे? मनमाने तरीके से, यानी बिना किसी कारण के। तो अर्थात पुलिस की पावर को क्या करता है? ये सीमित करता है। अर्थात व्यक्ति की क्या करता है? गरिमा बना रखता है। तो ये क्या व्यक्ति गरिमा क्या है? लोकतंत्र है। तो ये काम कौन करता है? स्वतंत्रता का अधिकार करता है। इसी प्रकार आप बता लोकतंत्र में जो दबाव समूह है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और दबाव समूह बनाए रखने का अधिकार किसमें? आर्टिकल 1 और C में। तो इसलिए ये स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19, 20, 21, 22 में है, ये लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की भागीदारी, ये व्यक्ति की मीडिया, इनको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो आर्टिकल 19 है वो स्वतंत्रता के लिए, वो व्यक्ति के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आर्टिकल 19 के 1 को देखने वाला, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) के अगर पहले थे 7 भाग, 7 सब इसके पार्ट थे, वर्तमान में इसके 6 हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से। पहला है आर्टिकल 19(1)(a). तो 1A में क्या है? विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, किसकी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, यानी कि विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। हालांकि एक एक को जो देखेंगे हम साथ साथ में, लेकिन आर्टिकल 19(1)(c) में क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। कई बार ये क्वेश्चन PCS में या UPSC में डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, या कई बार मिलान के लिए आपको प्री में मिल जाता है कि मिलाइए स्वतंत्रता को, तो आपको पता होना चाहिए 19(1)(a) में क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब आर्टिकल 19(1) और B में क्या है? कि निरायुध शांति एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब निरायुध शांति सम्मेलन का मतलब है कि कोई, ध्यान रखना, शांति सम्मेलन का मतलब है कोई व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कर सकता है, और लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति इकट्ठा होकर के विभिन्न विषयों पर डिस्कशन कर सकते हैं और सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। कि कोई मुद्दा आया है, सरकार उसके विरुद्ध कर रही है, तो सम्मेलन कर सकते हैं। अब आपको पता है सम्मेलन करने का अधिकार नहीं होता तो हम कोई आंदोलन नहीं कर पाते सरकार के विरुद्ध, और जब आंदोलन नहीं कर पाते लोकतंत्र किसका? क्योंकि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार होता है, लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार होता है। तो इसलिए आर्टिकल 19(1)(b) जो शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात करता है कि देखो सम्मेलन करो, मीटिंग करो, आंदोलन करो, लेकिन सब कैसे करो? पीसफुल तरीके से। और पीसफुल तरीका का निशान है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से काम करो। ठीक है, इसके अलावा 19(1) और C की मैं बात करूँ तो इसमें कोई व्यक्ति समूह बना सकता है, संघ बना सकता है, कोई व्यक्ति ग्रुप बना सकता है, यूनियन बना सकता है, सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको बना सकता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मूल संविधान में शब्द नहीं था, कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया था। उससे पहले ये केवल 2 ही शब्द लिखे थे, समूह और संघ बनाने का अधिकार। तो देखो समूह और संघ बनाने का अगर किसी व्यक्ति को अधिकार है तो ये इसका मतलब व्यक्ति इसी से पॉलिटिकल पार्टी बनाता है। आपको पता है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाना किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ये आर्टिकल 19 या दबाव प्रेशर ग्रुप, जो जितने भी प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह जैसे किसान दबाव समूह, व्यापारी दबाव समूह, जो सरकार पे अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करवा सकते हैं, अपने प्रतिनिधित्व को कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और बात रखना, अपनी प्रतिनिधित्व करना, ये क्या है? डेमोक्रेसी। ये करता है कौन? आर्टिकल 19(1)(c). इसी का आर्टिकल 9(1)
और अगर डी की बात करूँ तो कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी भूभाग में घूम सकता है, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी इच्छा है जम्मू कश्मीर घूमने की, तो मैं जम्मू कश्मीर घूमने जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये क्या है, मेरा फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना। तो आवागमन की स्वतंत्रता, कि कोई व्यक्ति मतलब कहीं भी घूम सकता है, तो ये गरिमापूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी है कि मेरी इच्छा है कि मैं साउथ जाना चाहता हूँ, मैं नॉर्थ जाना चाहता हूँ, मैं भारत में कहीं पर भी देखना चाहता हूँ, तो कोई व्यक्ति जा सकता है। ये डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी में व्यक्ति मनमानी चीज़ कर सकता है। ये आर्टिकल 19(1)(d) में है। आर्टिकल 19(1)(e) की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 19(1) में कोई व्यक्ति कहीं पर भी रेजिडेंस कर सकता है, निवास कर सकता है। किसी व्यक्ति के मन जहाँ चाहे वो जा करके बस सकता है, निवास कर सकता है। चाहे उसका मन है कि भाई मुझे कन्याकुमारी का बीच दिखें, तो वहाँ पर वो घर बना करके रह सकता है, कोई नहीं रोकेगा उसको, उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना। तो ये इंडिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या करता है, ये राष्ट्रीय एकता की बात करता है। आपसे पहली बार पूछे जाए कि भारतीय संविधान के कौन से प्रोविजन जो राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, तो आप बोल सकते हैं 19(1)(d), 19(1)(e). ये व्यक्ति को पूरे ऑल ओवर इंडिया में भ्रमण करने की स्वतंत्रता देती है, ये व्यक्ति को पूरी भारत में बसने की स्वतंत्रता देती हैं। तो ये किसकी बात होती है, नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता। आर्टिकल 19(1)(f) की अगर मैं बात करूं तो इसमें था राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। ठीक है ना। तो आर्टिकल 1(f) अभी कुछ नहीं है उसमें, उसको 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया। इसमें संपत्ति का अधिकार था जो हटा दिया गया था, जो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी। इसमें तो अधिकार 31 में था, इसमें स्वतंत्रता थी कि कोई व्यक्ति, इसकी भाषा ये थी, क्या लिखा था इसमें कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है, अर्जन कर सकता है, लेकिन वैध तरीके से, ध्यान रखना अर्जन कैसे, वैध तरीके से, और उसका विस्तार कर सकता है किस तरीके से, वैध तरीके, लीगल तरीके से, ऐसा नहीं कोई इलीगल तरीके से। तो ये स्वतंत्रता उस व्यक्ति के पास थी, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 19(1)(f) में। लेकिन अभी अधिकार नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 19(1)(c) की अगर मैं बात करूं तो कोई व्यक्ति ट्रेड कर सकता है, कोई व्यक्ति लाइवलीहुड के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई व्यक्ति अपना प्रोफेशन बिजनेस कर सकता है, कोई व्यक्ति अपना प्रोफेशन कर सकता है, कारोबार कर सकता है। तो व्यक्ति में ध्यान रखना, व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है। तो अगर किसी व्यक्ति के व्यापार को, किसी व्यक्ति के कार्य को चयन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये किसके विरुद्ध है, आपको पता है, ये वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एकदम से। वर्ण व्यवस्था में क्या है कि हर व्यक्ति को जाति के आधार पर कार्य करना था, उसको कार्य के चयन की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार में उस व्यक्ति को कार्य के चयन की स्वतंत्रता दी कि वो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है। ये सारी चीज़ें किसको मजबूत करती है, ये हर व्यक्ति को मजबूत करती है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करती है। और इसीलिए ये आर्टिकल 19 है, ये क्या है, लोकतंत्र का आधार है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 7 स्वतंत्रता दी गई थी उसमें से अब 6, इनको आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए, क्योंकि इनका मतलब कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, इनका सीक्वेंस, इनका आर्टिकल भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अब एक एक स्वतंत्रता को देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी के या पीसीएस के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अगर मेंस से क्वेश्चन पिकअप करें, फिर ये क्वेश्चन तो किसी भी आर्टिकल से आ सकते हैं, ये तो कोई मतलब ऐसे तो डेफिनेटली कि किसी भी आर्टिकल से आ सकते हैं, इसका कोई आपको लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले सालों के सवाल देखें, पिछले ईयर्स के सवाल देखें, तो जो फंडामेंटल राइट के मेंस के क्वेश्चन हैं, ये मेंस के क्वेश्चन ज़्यादातर आए हैं आर्टिकल 19 से, आर्टिकल 19 से आए। और आर्टिकल 19 में सबसे ज़्यादा सवाल आए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। तो इसको देखते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। तो पहली बात आर्टिकल 19(1) और ए में है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, आलोचना कर सकता है, असहमति जता सकता है, ठीक है, लेकिन और चुप भी रह सकता है, चुप रह सकता है, किसी मुद्दे पर चुप रहना उसका अधिकार है। लेकिन ध्यान रखना ये सारी चीज़ें वो लॉजिकली करेगा, मनमानी नहीं करेगा, उसमें कुछ तर्क होने। अगर वो किसी की आलोचना कर रहा है तो उसमें कुछ फैक्ट होने चाहिए कि उसकी आलोचना तार्किक लगे, ऐसा नहीं कि बेकाम में वो चीज़ें कर रहा है।
और मैं आपको फिर बताता हूँ कि जितनी भी स्वतंत्रता दी गई है एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विचार अभिव्यक्ति करता है और उसके विचार अभिव्यक्ति करने से राष्ट्रीय एकता को नुकसान होता है तो उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाएगा। तो वो हम आगे देखते हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध में बोलता है, अगर कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है तो उसके अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। वो भड़काऊ भाषण देना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, अपने विचारों को व्यक्त करना आपका राइट है, लेकिन भड़काऊ भाषण देना आपके विचारों का अधिकार नहीं है। क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(a) में तो आपको स्वतंत्रता दी, 1 में तो स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन 19(2) में हर स्वतंत्रता पर एक एक प्रतिबंध लगाया गया, उनको भी हम आगे देखेंगे। तो बाकी व्यक्ति का स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है, चुप रह सकता है, आलोचना कर सकता है, लेकिन सारी चीज़ें तर्क के साथ करेगा। और माध्यम कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें किस तरीके से करता है? वो व्यक्ति माध्यम कुछ भी कर सकता है, या तो बोल कर सकता है, या लिख कर सकता है बुक्स के माध्यम से, या पुस्तक के माध्यम से, या फिल्म बनाकर के माध्यम से कर सकता है, या सोशल मीडिया पे कर सकता है, या प्रेस अखबार न्यूज़पेपर के माध्यम से कर सकता है, बोल करके, लिख करके, फोटो के माध्यम से, हर तरीके से उसे अपने विचार भावनाओं को एक्सप्रेस करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन उसकी ये स्वतंत्रता पूरी तरह पूर्ण नहीं, बल्कि इस पर तार्किक प्रतिबंध है। यदि उसकी किताब, यदि उसकी विचार, यदि उसकी फिल्म किसी देश की एकता, अखंडता और कल्चर को नुकसान पहुंचाती है तो उस पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मतलब आपने देख लिया मतलब क्या है, लेकिन इसका महत्व क्या है? तो महत्व क्या है कि सबसे पहले तो किसका आधार है? लोकतंत्र का आधार है। क्योंकि लोकतंत्र में आपको पता है कि मुख्य मुद्दा क्या होता है कि हर व्यक्ति अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है। एक व्यक्ति भी अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है, वो है सरकार की आलोचना कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति वही होता है। अगर सरकार की आलोचना कर सकता है, अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है, तो इसलिए लोकतंत्र का क्या है? एक आधार है। और लोकतंत्र का मतलब है ध्यान रखना, अगर व्यक्ति को बोलने की अधिकार नहीं होगी तो व्यक्ति का लोकतंत्र क्या है? इसमें व्यक्ति बोल सकता है, उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, तो इससे ही व्यक्ति की गरिमा आती है। तो ये क्या है? लोकतंत्र का आधार है, पहली बात। तो दूसरा, व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, चाहे उसका मानसिक विकास हो, चाहे उसका आध्यात्मिक विकास हो, चाहे उसका बौद्धिक विकास हो, वो व्यक्ति का विकास उसके विचारों को अभिव्यक्त करने से ही होता है। क्योंकि जब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होगी, विचारों का डिस्कशन होगा और व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के विचारों के साथ जोड़ करके उनको बेहतर करेगा, समझेगा और सही तर्क पे पहुंचेगा, तो व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा। और इसलिए विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अन्य सभी स्वतंत्रताओं से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य स्वतंत्रताएं तब तक कोई महत्व नहीं जब तक व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं होगा। अब आपसे बोल दिया जाए कि भाई भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन चुपचाप जाना, कोई व्यक्ति क्यों जाएगा भ्रमण करने? वो बेचारा चुपचाप रहने के लिए थोड़ी जाएगा। तो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये किसके? व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आधार है। दूसरी बात, लोकतंत्र का आधार है। और तीसरी बात, सब इस स्वतंत्रता का समर्थन जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। ये जॉन स्टुअर्ट एक मिल थे, विचारक थे, उन्होंने स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन किया। और मिल कहते हैं कि अगर 199 व्यक्ति एक बात बोल रहे हैं और एक व्यक्ति अलग बात बोल रहा है, तो उस अलग बोले गए व्यक्ति की बात को भी हमें सुनना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति की बात का महत्व है। और आपको पता है, अगर हर व्यक्ति की बात का महत्व है तो भारत में अल्पसंख्यकों को महत्व दिया जाएगा, उनके विचारों को महत्व दिया जाएगा। और अल्पसंख्यकों को महत्व देना लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुसंख्यक की तो चलेगी, बहुसंख्यक है उसकी तो बात मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है। और संख्या ज़्यादा है तो नेता उसकी बात ज़्यादा मानेंगे, किसकी वजह से? वोटिंग की वजह से। लेकिन असली डेमोक्रेसी है कि उसमें अल्पसंख्यकों की बात मानी जाए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की जाए, वो असली डेमोक्रेसी है। उसे बोलते हैं सच्चा डेमोक्रेसी, जिसमें हर व्यक्ति का महत्व है। तो ये बात क्या करता है? विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अब आपके चीज़ में दो चीज़ समझ में आ गई होगी। एक तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है, एक स्वतंत्रता के माध्यम क्या है, और दूसरा इसका महत्व क्या है। एक तो क्या अर्थ है इसका, दूसरा अभिव्यक्ति की क्या क्या माध्यम है, यहाँ को पता लग गया, और तीसरा इसका महत्व क्या है। अब इसको लेकर के क्वेश्चन आता है कई बार, तो आपको क्वेश्चन आता है तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बार क्वेश्चन आया था
कि फिल्म अभिव्यक्ति का अतिरिक्त माध्यम कैसे, विशेष माध्यम कैसे, फिल्म अभिव्यक्ति का विशेष माध्यम कैसे, ये क्वेश्चन आया था। तो देखो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन करना है। तो देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट, इसमें आंसर का फॉर्मेट भी आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा, अभी आप समझो। तो देखो फिल्मों की बात करें हम, फिल्मों पर प्रतिबंध, फिल्मों को प्रतिबंध लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी कि फिल्मों को प्रतिबंध किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली, भाई फिल्मों पर हमने सेंसर लगाने के लिए हमने अलग से एक बोर्ड बना रखा है और जिसका नाम है सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया, फिल्म सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोर्ड जब हमने अलग से बना रखा है तो पहली बात तो मामले मेरे पास आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी फिल्म बोर्ड ऑफ सेंसर की है, तो मेरे पास ये बोर्ड आने नहीं चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा बोला कि देखो प्रतिबंध का आधार, अगर मैं फिल्म पे प्रतिबंध लगाऊं, किसी फिल्म पे प्रतिबंध लगाऊं, तो उसका आधार किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद नहीं होगी। जैसे अगर मान लें बाजीराव मस्तानी आई थी, ठीक है, या पद्मावत आई थी, तो पद्मावत की वजह से जो राजपूत थे उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगवाने की बात करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बोला कि देखो आपको ये पसंद नहीं है तो आप देखने मत जाओ, लेकिन मैं किसी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति को नहीं रोक सकता। अर्थात किसी एक व्यक्ति की पसंद या ना, कई बार कोई व्यक्ति बोलता है अरे यार मुझे आपका विचार पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। किसी व्यक्ति की पसंद और नापसंद से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना कर दी, यदि आपको फिल्म पसंद नहीं है तो उसको देखने मत जाओ, लेकिन फिल्म को अभिव्यक्त करने से हम नहीं रोक सकते, क्योंकि फिल्म को अभिव्यक्त करना उस निर्देशक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरी बात, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्पेशल अलग है। ये क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे प्रतिबंध ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि अगर मान लें फिल्म के माध्यम से कोई चीज़ दिखाई जा रही है जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा, नुकसान पहुंचाती है, तो उसको प्रतिबंध करना, क्योंकि अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम फिल्म, ये ज़्यादा प्रभाव डालता है किस पे, दर्शकों पर। कैसे? क्योंकि एक तो रीज़न क्या है कि फिल्म को देखते हैं बंद कमरे में, कैसे, शांतिपूर्ण तरीके से, कैसे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से देखते हैं, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो एक तो ये इस स्पेशल माहौल में देखी जाती है, शांतिपूर्ण तरीके से देखी जाती है, इसलिए व्यक्ति के मस्तिष्क पर ये लॉन्ग टाइम और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालती है, इसलिए ये अभिव्यक्ति का एक सबसे अलग और मजबूत माध्यम है। दूसरा कारण क्या है कि फिल्म में जो भूमिका निभाते हैं, जो एक्टर होते हैं, वो आइडियल होते हैं। आइडियल यानी कि जनता उनकी बातों को मानती है। तो अगर फिल्म में जैसे सलमान खान ने कोई बात बोली है तो उसके फैन उसको मानेंगे, अगर अमिताभ बच्चन ने कोई बात बोली है तो उसके फैन उसको मानेंगे। तो अर्थात फिल्म में जो एक्टर के द्वारा बोले गए शब्दों का सीधा प्रभाव उनके फैन पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है, इसलिए फिल्म की अभिव्यक्ति का प्रभाव समाज पे ज़्यादा पड़ता है, इसलिए विशेष है। तीसरी बात बोली कि फिल्म में अभिव्यक्ति के कई माध्यम शामिल होते हैं। फिल्म आप चित्र भी दिखाते हैं आपको, फिल्म में आपको वीडियो भी होती है, फिल्म में ऑडियो भी होती है। तो फिल्म में अभिव्यक्ति के बहुत सारा कई माध्यमों को एक साथ दिखाया जाता है, और इसलिए ये अभिव्यक्ति का ज़्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत माध्यम है। और दूसरी, फिल्म समाज का आईना है। फिल्म क्या होती है? समाज की अभिव्यक्ति। चाहे आप साउथ की फिल्म देखेंगे तो साउथ की कल्चर दिखाएंगे, नॉर्थ की फिल्म देखेंगे नॉर्थ की कल्चर दिखाएंगे, और समय के आधार पर समाज में होने वाले बदलाव को दिखाएंगे। तो इसलिए फिल्म अभिव्यक्ति का सबसे अलग माध्यम हो जाती है, ठीक है। और ये व्यक्ति पर कैसा प्रभाव डालती है? डायरेक्ट। इसलिए फिल्म अभिव्यक्ति का बहुत ही मजबूत और माध्यम हो जाती है। अगर कोई गलत फिल्म के माध्यम से दिखाई जा रही चीज़ तो उस पर बहुत तरीके से प्रतिबंध लग सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद के आधार पर फिल्म पे प्रतिबंध नहीं लगा जा सकते, ये बात भूली गई। तो आपको क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने आया कि फिल्म अभिव्यक्ति का विशेष माध्यम कैसे है, तो ये पॉइंट है ना, ये आपको बताना है कि फिल्म इस तरीके से अभिव्यक्ति का विशेष माध्यम है। और उस क्वेश्चन में देखो, कभी भी अगर मान लें फंडामेंटल राइट को लेकर के क्वेश्चन आता है तो उसका इंट्रोडक्शन आप आराम से लिख सकते हो। देखो फंडामेंटल राइट का किसी भी आर्टिकल का क्वेश्चन हो, आपका इंट्रोडक्शन एक होगा, क्या होगा? व्यक्ति की सर्वोच्चता, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती एवं संविधानवाद को बढ़ाने हेतु मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और जिस आर्टिकल के बारे में पूछा है उस आर्टिकल को यहाँ अभिव्यक्त कर सकते हो। तो ये कीवर्ड है, व्यक्ति की सर्वोच्चता, भारतीय लोकतंत्र और ये संविधानवाद, ये कीवर्ड है, इनको स्टार्टिंग में आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद मेन बॉडी है। मेन बॉडी में दो तरीके से, एक तो उस जो फंडामेंटल राइट है
उसको बताओ, फिर उस फंडामेंटल राइट का महत्व है उसको बताओ, और फिर उस फंडामेंटल राइट पे तार्किक जो प्रतिबंध है उसको बताओ। और निष्कर्ष में आपको दो चीज़ लिखनी है। निष्कर्ष में प्रतिबंध, निष्कर्ष में दो चीज़ लिखनी है, एक तो व्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस राष्ट्रीय एकता, मतलब कोई व्यक्ति के अधिकार से राष्ट्रीय एकता अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए, इन दोनों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो ये हो गया क्या आपके हर फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन का आंसर। ये फॉर्मेट है बस, इसमें मैंने कोई अलग से चीज़ नहीं बताई। आपको इंट्रोडक्शन में कीवर्ड लिखने हैं कि फंडामेंटल राइट ही संविधान के आधार है। फंडामेंटल राइट लोकतंत्र की बात करते हैं, सीमित शासन की बात करते हैं। अभी वर्ड आप ऐसे मत बोलना कि हमारे समाज में नहीं है, ये संविधानवाद, सीमित शासन, ये सब मैंने आपको आपके स्टार्टिंग के वीडियो में सारी चीज़ें बता दी गई है, इसलिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फिल्मों पर प्रतिबंध की बात अगर हम देखें तब जान गए होंगे कि ये काम सेंसर बोर्ड का है, और फिल्म अभिव्यक्ति का माध्यम क्यों है ये भी आपके जान गए होंगे। अब दो चीज़ें, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कई चीज़ों के साथ टकराती भी है। कैसे टकराती है, देखो अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा है मानहानि, तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सबसे पहले किसी मानहानि से टकराती है, और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मानहानि में टकराट होती है। तो इसलिए कई बार बोला गया अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मानहानि में, तो अभिव्यक्ति का क्या पक्ष रखा जाता है, बोला जाता है कि अभिव्यक्ति पहली बात तो लोकतंत्र का आधार है, तो इसलिए हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या है, लोकतंत्र का आधार है, तो इसलिए अभिव्यक्ति को आप मानहानि के नाम पर सीमित नहीं कर सकते कि भाई हम कोई व्यक्ति इसको बोलेगा तो दूसरे की हानि हो जाएगी, इस आधार पर सीमित नहीं कर सकते। ये बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक। दूसरे बोलते हैं कि व्यक्ति की आवाज़ है, भाई व्यक्ति की आवाज़ है। अब मान लें व्यक्ति की आवाज़ है, व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है और कोई व्यक्ति ने गलत किया है, उसके विरुद्ध अगर आवाज़ उठा रहा है तो फिर वो बोलेगा अरे मानहानि कर दी इसकी, तो इससे उस व्यक्ति की आवाज़ को सीमित कर दिया जाएगा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की आवाज़ है। दूसरा, मानहानि के नाम पर स्वतंत्रता का दमन नहीं होना चाहिए। तीसरा, इससे जो पत्रकार हैं, पत्रकारों की स्वतंत्रता है, और पत्रकार जनता की आवाज़ होते हैं, तो आप पत्रकारों की स्वतंत्रता को मानहानि के आधार पर नहीं दबा सकते। ये बात बोली अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थकों ने। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थकों को आप मतलब जब आपको बताना है तो आपको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्यों जरूरी है वो चीज़ बता देनी। भाई लोकतंत्र का आधार है, व्यक्ति की आवाज़ है, अल्पसंख्यकों की आवाज़ है, ठीक है। इसलिए इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने मानहानि के विरुद्ध बोला कि मानहानि, अगर मैंने कोई व्यक्ति में गलती से मानहानि हो गई तो उसको आपराधिक मामला ना माना जाए, उसको सिविल मामला माना जाए, यानी कि उसको कुछ दंड दे दिया जाए, कैसा, आर्थिक दंड, लेकिन उसको कठोर दंड नहीं दिया जाए। क्योंकि अगर मानहानि के नाम पर आपने कठोर दंड दे दिया तो हर व्यक्ति बोलने से डरेगा, और जब हर व्यक्ति बोलने से डरेगा तो उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी और फिर लोकतंत्र के विरुद्ध हो जाएगा। ये बात बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो आईपीसी की धारा आपको पता है 499 क्या बोलती है कि अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर मानहानि पहुंची है, किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की अपमान सम्मान को ठेस पहुंचाई है तो उसे हम आपराधिक मानेंगे। क्या मानेंगे, दंडनीय अपराध, पनिशेबल क्राइम, दंडनीय अपराध। हालांकि अब आपको ध्यान रखना ये बात लिखी है आईपीसी में, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ा हो आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 बोला गया कि संविधान पूर्व की कोई विधि, तो संविधान पूर्व की विधि आईपीसी आपको पता है 1860 में बनी थी। तो संविधान की पूर्व की विधि अगर कोई फंडामेंटल राइट को सीमित करती है, अब आपको पता है ये विधि फंडामेंटल राइट को सीमित कर रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलेगा तो उसमें मानहानि का केस चल जाएगा अगर किसी दूसरे की मानहानि का नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए इसको लेकर के विरोधाभास आता है कि ये आईपीसी की धारा 499 है, ये व्यक्ति के विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है। लेकिन ये प्रोविज़न भी कई हद तक उचित है। क्यों? क्योंकि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आप कुछ ऐसी बात बोल दें जो किसी दूसरे व्यक्ति की सम्मान गरिमा का हनन कर दे, तो वो उस व्यक्ति के अधिकार का हनन कर रहे नहीं कर रही। और चूंकि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइटों पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो मानहानि पर आधार पर उन पर प्रतिबंध लगाया जाना तार्किक प्रतिबंध के अंतर्गत ही आता है। तो पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को मानहानि का नुकसान हुआ है तो व्यक्ति की गरिमा गई है, और व्यक्ति गरिमा गई इसका मतलब उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है। तो हम आर्टिकल 19 की बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देकर के हम आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 499 जरूरी है। बोला कि बोलना सही है, लेकिन बोलकर जानबूझकर आप किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति की गरिमा उसके सम्मान का हनन करते हैं तो ये भी एक अपराध है। दूसरी बात, कई बार आप ऐसी बात बोलते हैं जिससे सहिष्णुता को नुकसान पहुंच जाता है। मतलब किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति ने कोई जाति के विरुद्ध, कोई धर्म के विरुद्ध स्टेटमेंट दे दिया, वो बोल रहा है मेरी विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता है, लेकिन उसके इस स्टेटमेंट से
अगर धर्म को ठेस पहुंचती है, अगर दंगे हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। दूसरा, शांति सद्भावना के लिए उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूर मानहानि प्रोविजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और बोला कि इन दोनों में डिलेमा है हमारे पास, क्या हम विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता रखें या मानहानि का मान रखें। तो बोला है कि देखो, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के प्रोविजन में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। और संतुलन ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने विचार व्यक्त किया है और उसने अनजाने में अगर मान लो उस पर कोई गलती हुई है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक वो जानबूझकर उल्लंघन नहीं करे, इसका किसी की मानहानि जानबूझकर नहीं करे, तब तक उसके अधिकार को सीमित नहीं किया जाना चाहिए और इसका दुरुपयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। कई बार मानहानि के नाम पर व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। इन दोनों में क्या होना चाहिए? एक तो तार्किक संतुलन होना चाहिए, और तार्किक संतुलन का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाता है, इसका मतलब है कि देखो, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहे और मानहानि भी बनी रहे, मतलब किसी व्यक्ति का मान सम्मान भी बना रहे। तो बोला है कि देखो, मानहानि का अगर उस पर केस लगाना है तो तभी लगाओ जब उस व्यक्ति ने इच्छा से जानबूझकर दुरुपयोग किया है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या रिपीटेड अगर वो किसी दूसरे के मान सम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उस पर ये प्रतिबंध लगा सकते हो। लेकिन किसी व्यक्ति पे अनजाने में, गलती से, या उसने कुछ बोला है उसका गलत तरीके से मैनिपुलेशन करके उसके अधिकार को सीमित किया जाता है, तो ये बात सही नहीं है। तो ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मानहानि के बीच में जो टकरार थी, उसका आंसर ये होगा। इसी प्रकार का एक सबसे बड़ा विवाद आता है देशद्रोह के बाद। देखो, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, वो इधर तो आप लिख देंगे इसके पक्ष में कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जरूरी है, कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और देशद्रोह के बीच में अगर विवाद आता है तो इनमें संतुलन कैसे बना जाए। तो विवाद कैसे आ रहा है, क्योंकि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, वो देखते हैं। देखो, देशद्रोह का प्रोविजन क्या कहता है। देशद्रोह आपको होता है आर्टिकल 120 आईपीसी धारा किसमें 124 में, और आर्टिकल 124 में आईपीसी धारा 124 में क्या लिखा हुआ है, इसमें एक बात लिखी हुई है कि सरकार के विरुद्ध, ध्यान रखना, किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध अगर कोई घृणा फैलाता है, अगर सरकार का डिफेमेशन कर रहा है, सरकार की मानहानि करता है, अगर कोई दुर्भावना फैलाता है, गलत तरीके की भावना फैलाता है, तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। ध्यान रखना, सरकार के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति गलत भावना फैलाता है, मानहानि करता है, तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। क्योंकि ये किसके लिए ज़रूरी है? शांति के लिए ज़रूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, संप्रभुता के लिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध ही कोई हिंसक आंदोलन कर देता है, दंगे कर देता है, भड़का देता है, तो इससे राष्ट्रीय एकता अखंडता को नुकसान हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए आईपीसी धारा 124 तो ये दिया गया। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि सरकार इस धारा के नाम पर जो व्यक्ति सरकार, क्योंकि सरकार की आलोचना करना क्या है, सरकारी अगर कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा है तो ये क्या है? लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना कर सकता है। अब सरकार की कोई आलोचना अगर कर रहा है व्यक्ति तार्किक रूप से, तो आप उसके अधिकार को दबा नहीं सकते, लेकिन सरकार इसका उल्लंघन करके, सरकार इसका मिसयूज करके इस व्यक्ति के अधिकार को सीमित कर सकती है। और आपने पिछले जो ईयर की जो घटना हो रही है उसमें प्रोविज़न देखा भी होगा कि बहुत सारे जो मीडिया वाले थे, जो पत्रकार थे, जो सरकार की तार्किक आलोचना कर रहे थे, सरकार ने इसको उन पर देशद्रोह का कानून चला दिया है ना। तो ये बात गलत है, ठीक है ना। तो ये बात एकदम सही नहीं है, क्योंकि ये बात अगर आप जो देशद्रोह वाली बात, अगर कोई व्यक्ति सच में ही राष्ट्र की एकता, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हो? उसके विरुद्ध आप देशद्रोह आरोप लगा सकते हो। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी की आलोचना करना या सरकार की तार्किक आलोचना करना देशद्रोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके आधार पर आपने उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया, क्योंकि देशद्रोह का आरोप बहुत बड़ा होता है, और देशद्रोह का आरोप लगा दिया तो व्यक्ति दोबारा कभी अपने विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता को व्यक्त नहीं करेगा, और इससे लोकतंत्र, इससे व्यक्ति की गरिमा, इससे आर्टिकल 19 और इससे मौलिक अधिकार व्यक्ति के सीमित हो जाएंगे, और ये इस बात पूरी तरह सही नहीं है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें कैसे? हाँ, होता है सरकार कई बार विपक्ष का भी दमन कर देती है। विपक्ष अगर सरकार, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा केस आए, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देशद्रोह के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है। और ये देशद्रोह की जो धारा है ना, आईपीसी 124, ये तो ब्रिटिश काल की धारा है, और ब्रिटिश काल की धारा आपको पता है, ब्रिटिश काल में लोकतंत्र नहीं था, बल्कि वो तो पुलिस राज्य था, और वो उसने गांधी जी को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया था। तो ये जो धारा आईपीसी की 124 ये वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो चुकी है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। या कई लोग इसको सजेशन में बोलते हैं कि जो आईपीसी की धारा के कुछ प्रोविजन है, इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जोड़ दिया जाए और आईपीसी की धारा 124 को समाप्त कर दिया जाए। यहाँ हमारे पास दो चीज़ें कि क्या राष्ट्र की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन दोनों में संतुलन बनाना है। तो
तो देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन नहीं किया जाना चाहिए, और दूसरी बात, व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र का भी, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत जरूरी है। तो इनमें संतुलन बनाने के लिए अब हम सुझाव देते हैं, ठीक है ना। तो सुझाव दे, तो इनके संतुलन बनाने के यदि हम सुझाव दें तो एक तो काम ये कर सकते हैं, देखो कि इस प्रोविजन को एक तो हटा, आईपीसी की धारा 124 को हटाने कर इसके कुछ प्रोविजन जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी भी है उनको क्या कर सकते हैं हम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उसमें जोड़ सकते हैं। और ये बात बोली गई थी सेकंड डीआरसी ने, सेकंड डीआरसी ने बोली कि सिर्फ कुछ प्रोविजनों को हटा करके हम राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम है उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा भी बनी रहे और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहे। दूसरा कि एक इसमें मतलब इसका मिसयूज ना किया जाए, और मिसयूज ना किया जाए इसके लिए जब ये लगाया जाए किसी पे देशद्रोह का आरोप तो उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए और वो कमेटी उसका रिव्यू करे। और कमेटी में क्या होना चाहिए, जुडिशरी से शामिल भी लोग होने चाहिए, क्योंकि सरकार के विरुद्ध उसमें बात बोली जाती है। फिर ये कमेटी उसको चेक करेगी कि इस व्यक्ति के विरुद्ध मतलब ये आरोप लगाए हैं ये सही है या गलत है। तो इस आधार पर हम दोनों काम कर सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी देख सकते हैं और हम देशद्रोह को मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा और विचार अभिव्यक्ति दोनों में संतुलन बना सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना, थोड़ा करंट चीज़ें देखनी, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में अपने डिसीजन भी दिए, तो करंट की वो चीज़ें हम देख लेंगे। तो ये हो गया आपका ये। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के साथ भी इसकी टकराहट होती है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट क्या कहता है, सूचना प्रौद्योगिकी की एक्ट की धारा बोलती है, इसमें सही स्पष्ट नहीं दिख रहा लेकिन ये एक्ट की धारा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसमें बोला है अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या साइबर तरीके से माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को धोखा दिया, हैकिंग करी, तो उसे अपराध माना जाएगा, या व्यक्ति का अपमान किया, कुछ भी किया। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आजकल आपको बताया कि विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्र माध्यम का कौन सा है, विचार अभिव्यक्ति का जब बेस्ट माध्यम आजकल आपको पता है सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपने विचार एक्सप्रेस करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको तो सोशल मीडिया क्या है, डिजिटल मीडिया। तो इस आधार पे आप व्यक्ति को उस आईपीसी की जो धारा है, ये आईटी एक्ट की धारा, ये उस व्यक्ति के अधिकार को सीमित कर रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने का समर्थन किया था। तो ये तो बहुत पुरानी चीज़ें थी। तो अभी तक हमने, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि आपको विचार व्यक्ति पक्ष लेते टाइम क्या क्या तर्क देने हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क लेते टाइम क्या क्या तर्क देने हैं, फिर इन दोनों में संतुलन बनाना है और फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। बस ये आपका आंसर का फॉर्मेट है, ठीक है ना। इसके बाद विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में आपको पता है प्रेस की स्वतंत्रता आती है, प्रेस की स्वतंत्रता। और प्रेस की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। क्या बोला जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों मिलता है, क्योंकि ये एक तो काम करती है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाती है। और विपक्ष की भूमिका मतलब है ये सरकार की नीतियों की आलोचना करती है जो जनता के अनुकूल नहीं है, ये सरकार की तानाशाही को रोकती है। तो क्या करती है, विपक्ष की भूमिका निभाती नहीं निभाती, इन सरकार की नीतियों की आलोचना करती है। अगर कोई सरकार का कानून या नीतियाँ अगर ऐसी आई तो प्रेस है, मीडिया है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये एक आदर्श मीडिया की बात है, हालांकि वर्तमान मीडिया तो आप देख रहे होंगे सब बिका हुआ है, लेकिन उसकी बात नहीं है। एक आदर्श मीडिया की सबसे बड़ी निशानी है कि उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका निभाता है, क्योंकि वो सरकार की आलोचना करता है, क्योंकि वो जनता का पक्ष रखता है। दूसरी बात, वो उत्तरदायित्व बढ़ाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ाएगा, कैसे, एक तो जनता के माध्यम से, मतलब एक तो अगर सरकार कोई नीति लेके आई है तो उसे क्वेश्चन पूछते हैं मीडिया वाले, मिनिस्टरों से क्वेश्चन पूछ करके, पीएम से क्वेश्चन पूछ के, उनका इंटरव्यू लेकर के, तो उनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, अर्थात उनको जवाबदेही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो मीडिया काम करता है। अब होता है जनता की आवाज़, मीडिया ही है जो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकता है, तो जनता की आवाज़ की बात कर सकते हैं। जनमत को जान सकता है कि जनमत उस चीज़ के लेकर क्या जानती है, जनमत को जान सकता है। जैसे अगर बात करें कि कोई अगर बिल लाए हैं या कोई हम विधि लेके आए हैं या जम्मू कश्मीर का 370 हटाया जाना, तो इसमें जनमत का विचार जानते हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ये बात सही है नहीं है, और उन प्रतिक्रियाओं का सरकार पे प्रभाव पड़ता है, सरकार को उनका जवाब देना पड़ता है। इसलिए लोकतंत्र में मीडिया सबसे अहम भूमिका निभाता है।
लेकिन ये मीडिया एक आइडियल मीडिया की बात कर रहा हूँ जो पहले हुआ करता था। अगर आज की हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो आज का मीडिया नेगेटिव स्थिति में है, नेगेटिव रोल निभा रहा है। कैसे? पहली बात तो मीडिया क्या हो गया, कॉर्पोरेट हाउस का, मतलब बिजनेस मैन है, उन्होंने अपना मीडिया खोल दिया, किसी ने अपना चैनल खोल लिया, हर किसी ने अपना अपना चैनल खोल लिया, और वो क्या कर लिया, वो कॉर्पोरेट हाउस है। और कॉर्पोरेट हाउस में काम करने वाला जो कॉर्पोरेट हाउस है या बिजनेस है, इसमें मीडिया को क्या बदल देगा, बिजनेस बना दिया। जबकि मीडिया तो एक जो सोशल मीडिया है, सॉरी जो प्रेस है, ये तो सोशल वर्क का काम था, ये सामाजिक कार्य था। लेकिन वर्तमान में ये क्या बन गया है, बिजनेस बन गया है। वर्तमान में लोग अपनी टीआरपी पे केंद्रित हो गए, और टीआरपी के लिए लोग उन्हीं खबरों को छापते हैं जो उनकी टीआरपी बढ़ा दिए। मीडिया यहाँ सामाजिक भूमिका नहीं निभा रहा, क्योंकि मीडिया की सामाजिक भूमिका है कि गरीबों की, किसानों की समस्या को बताए। मीडिया की भूमिका है कि वो सरकार का आलोचना करें, वो सरकार की तार्किक आलोचना करें। लेकिन आज मीडिया बॉलीवुड की छोटी सी चीज़ के पीछे भाग रहा है। इधर किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पीछे मीडिया नहीं दिखाएगा। कोई बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस अगर घर से बाहर निकल रही है तो देखिए ये किस तरीके से जा रही है, ये हीरोइन, उससे इंटरव्यू लेने में लग जाएंगे, तो इसको देखता है मीडिया। तो ये बेकाम की चीज़ें हैं। दूसरी बात, मीडिया अगर बिजनेस, अगर जब मान लें मीडिया अगर बिजनेस बन गया तो फोकस करेगा किसमें, प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट पे फोकस करने के लिए वो पैसे लेगा, और पैसे लेने की कोई भी व्यक्ति मीडिया को, सरकार पैसा, कोई भी सरकार आएगी मीडिया को पैसा देगी और अपने पक्ष में बात बुलवाएगी। जब मीडिया की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र भी वहीं से डैमेज होना चालू हो जाएगा। तो इसको नियंत्रित करने के लिए जो मीडिया की वर्तमान सिचुएशन है, सारे हाउस बिके हुए हैं, ज़्यादातर मीडिया है वो बिके हुए हैं, इससे जनता का विश्वास कम हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, सनसनी खबर पर, बिल्कुल सनसनी, यानी कि कहते हैं कि मसालादार खबर पर फोकस करते हैं, काम की खबर में बिल्कुल फोकस नहीं करते। और मसालादार खबर में बताया था कि सलमान खान को सर्प सांप ने काटा, इस खबर को तो बड़े बड़े पोस्टरों में छापेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि गरीबों पे क्या हो रहा है, सरकार की नीतियों क्या हो रहा है। इधर किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। इधर किसान आंदोलन चल रहा था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उधर जो शाहरुख खान के बेटे को लेकर के पूरा मीडिया उस पर कूद गया, उस पर पूछने में लग गया। तो ये जो मीडिया की जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है, ये एक अच्छी मीडिया की निशानी नहीं है। ये एक मीडिया का जो आज का जो मीडिया है, कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो ही नहीं सकता। दूसरा, आज मीडिया में संवेदनशीलता की कमी है। देखो, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है रोड पे एक्सीडेंट होते हुए, तो पहले उसका फोटो लेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, क्योंकि फोटो लेते हुए अपनी खबर को छाप करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहेंगे। आपको एक एग्जांपल दूं मैं, यूपी विधानसभा की बात है। यूपी विधानसभा के समक्ष कुछ पिछले साल एक लेडीज ने अपना आत्मदाह कर लिया। एग्जैक्टली वो लेडी था या व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपना आत्मदाह कर दिया, और वहीं चारों ओर खड़ा हुआ मीडिया उसको बचाने की बजाय उसका फोटो क्लिक कर रहा था। अब बताओ, इससे गई बीती मीडिया की संवेदनहीनता का उदाहरण आपको क्या मिलेगा, कि जिस मीडिया की जिम्मेदारी केवल खबर छापना नहीं, व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना भी है, वो मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उस जलते हुए व्यक्ति को देख रहा है, उसका फोटो क्लिक कर रहा है, और उसको बड़ा छना करके फिर पेश कर रहा है। अगर मीडिया की संवेदनहीनता नहीं होती, आज मीडिया रेप केस है उनको इस तरीके से दिखाता है अश्लीलता के साथ, तो ये संवेदनहीनता की निशानी है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई तो उसकी तस्वीर को मीडिया में छापना, उसके मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर को मीडिया में छापना टोटली इनसेंसिटिव चीज़ है। तो ये जो मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है ना, ये रियलिटी में मीडिया अब चौथा स्तंभ की भूमिका छोड़ चुका है। अब मीडिया का रोल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह नहीं रहा। आजकल मीडिया पक्षपाती हो गया, आजकल मीडिया पैसों के लिए हो गया, और टीआरपी पे केंद्रित करना होगा। तो प्रेस की अगर बात करें तो प्रेस ध्यान रखना, प्रेस की स्वतंत्रता हमने दी थी, तो इनको रेगुलेट करने के लिए इन्हीं के ऊपर हमने चीज़ें छोड़ दी थी। अब हम बात करते हैं तो प्रेस पर प्रतिबंध क्या है। तो प्रेस पर प्रतिबंध करने के लिए हमने 2 एक्ट बना रखे हैं। एक तो प्रेस ऑब्जेक्शनेबल एक्ट। क्या है? प्रेस ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1951, और एक है आक्षेपण निवारक। इसका भी आक्षेपणी निवारक, और आक्षेपणी का मतलब होता है ऑब्जेक्शनल। तो ये इनके माध्यम से हमने मीडिया को कुछ रेगुलेटिंग कर रखी है। दूसरी बात, प्रेस पर मानहानि की छूट है, हमने नहीं दे रखी। ऐसा नहीं कि मीडिया वाला किसी की अपमान कर दे, इज्जत खराब कर दे, लेकिन मीडिया को कुछ अधिकार हमने दिए हैं कि एक तो इनको टैक्स से कुछ छूट दे रखी है, एक इनको प्रेस पर अलग से कोई टैक्स वैक्स नहीं करना, उस पर बहुत ज़्यादा छूट हमने दे रखी है, ताकि हम विचार व्यक्ति स्वतंत्रता को आगे बढ़ाएं, ताकि ये लोकतंत्र की निशानी के रूप में काम करें। लेकिन वर्तमान मीडिया इस तरह का काम नहीं निभा रहा है।
आप किसी भी अखबार को उठा के देख लो, पक्षपाती है। किसी अखबार में भाजपा की खबर देखेंगे तो किसी अखबार में कोई और पार्टी की खबर देखेंगे, क्योंकि उसका पैसा मिलता है। जबकि रियलिटी में उसका कर्तव्य है कि जो खबर सही है उसी को छापें, जो खबर तार्किक है उसकी, अगर सरकार की आलोचना करनी है तो आलोचना करो, अगर सरकार का पक्ष लेना है तो पक्ष लो। अब आप मीडिया हाउसों को आज देखेंगे तो एक दो चैनल तो ऐसे हैं जो सरकारी, एक दो क्या ज़्यादा से ज़्यादा चैनल तो ऐसे हैं जो सरकार की चापलूसी पे बैठे हैं, ऐसे दिखाते हैं उस खबर को मतलब बेवकूफ़ी की तरह। और कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं सरकार की आलोचना करने पे बैठे हुए। तो पूरी तरह आलोचना करना, तार्किक आलोचना करना और पूरी तरह बढ़ाई करना, ये दोनों चीज़ें सही नहीं, बल्कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर सरकार ने सच में अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, और अगर सरकार ने गलत काम किया है तो उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। वही एक अच्छे मीडिया की निशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा कि ये बताओ आरटीआई का अधिकार फंडामेंटल राइट है या नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि विचार व्यक्ति स्वतंत्रता व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, लेकिन कोई व्यक्ति विचार कब करेगा जब उसके पास सूचनाएं होंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना सूचना के कैसे बोल देगा। भाई आप जब किसी चीज़ को तभी एक्सप्रेस कर पाओगे ना तब आपके पास कोई सूचना इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस का एक केस पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस सूचना का अधिकार जो आरटीआई है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता करने के लिए आरटीआई एक्ट के थ्रू अपनी सूचना मांग सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक चीज़ हमने देखी। इसके बाद जो मैंने बताया था कि आर्टिकल 19(1) और A, B, C इसमें दिए गए आपको अधिकार। हमने डिस्कशन आर्टिकल 1A को ही ज़्यादा किया क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बाकी तो आपको पता है कि जो ये है ये जो समूह या संघ बनाने का अधिकार है, इसको आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए रखना है। लेकिन इनमें हर किसी पे तार्किक प्रतिबंध लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हमारे संविधान में। और तार्किक प्रतिबंध लगाए 19(2) में, और 19(2) में A, B, C करके ऐसे प्रतिबंध लगाए हर किसी पे। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए, व्यक्ति की स्वतंत्र मतलब ये न्याय युद्ध शांति सम्मेलन पे भी प्रतिबंध लगाए। लेकिन सारे प्रतिबंध तार्किक है, और तार्किक कैसे होंगे इसका डिसीजन करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मनमाने तरीके से इनका डिसीजन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट भी इनका तार्किक प्रतिबंध निर्धारण करने का इस एक फॉर्मूला अपनाता है। और फॉर्मूला क्या है, इन आधार पर सुप्रीम कोर्ट करता है। देखो तो एक तो फॉर्मूला ये है, देखो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना कि आर्टिकल संविधान में जो विचार स्वतंत्रता दी गई है उसमें 2 से लेकर के और 19(2)(6) तक जो 19 जो 6 है मतलब सब पार्ट 6 है उसमें इन पे एक एक पे प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है ना, 19(2) के पार्ट में। तो इसको लेकर के तार्किक प्रतिबंध है नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध भी तार्किक नहीं होने चाहिए, मनमाने नहीं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कैसे कर रहा है। पहला, सुप्रीम कोर्ट देखेगा अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है। जैसे अगर अभिव्यक्ति के माध्यम मान ले फिल्म है या कोई किताब है, तो आप बताओ जो समाज में ज़्यादा प्रभाव कौन सी डालेगी, फिल्म। तो इसलिए फिल्म पे प्रतिबंध ज़्यादा होगा। अगर फिल्म किसी गलत तरीके से पेश की गई है, वो राष्ट्रीय एकता अखंडता या नैतिक इनको नुकसान पहुंचा रही किसी को भी, तो उस पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाया जाएगा बजाय किताब के। किताब भी पहुंचा रही हो लेकिन फिल्म भी पहुंचा रही हो, तो ऐसी स्थिति में फिल्म पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ठीक है। तो एक अभिव्यक्ति के माध्यम पर डिपेंड करेगा कि प्रतिबंध ज़्यादा लगाए कम लगाए। दूसरा, किन के प्रतिबंधों के खिलाफ है। जैसे अगर मान लें कोई भारत की संपूर्णता और अखंडता के खिलाफ है तो उस पर तो लगेंगे ज़्यादा प्रतिबंध, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील मामला है। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत अवमानना को लेकर के या थोड़ी बहुत नैतिकता को लेकर है तो इन पर प्रतिबंध की मात्रा रहेगी कम। तो एक तो प्रतिबंध का अभिव्यक्ति का तरीका क्या है, दूसरा किस वो जो आपने विचार व्यक्त किया है वो किसको नुकसान पहुँचा रहा है, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुँचा रहा है, तो उसके आधार पर आपको देंगे। तीसरा बात है कि किन परिस्थितियों में किया गया है, व्यक्ति ने जो अभिव्यक्ति की है वो किन परिस्थितियों, व्यक्ति की परिस्थिति देखी जाती है। परिस्थितियाँ कैसी है, टाइम और प्लेस। जैसे एक व्यक्ति ने अगर कोई ऐसी परिस्थिति में कह दिया कि जो परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, जैसे मान लें कोई मैच हो रहा है और मैच में उसने गलती से पाकिस्तान के नारे लगा दी, अगर गलती से लगाया तो उसको सीमित किया जाए, स्वतंत्रता उसकी बनी रहेगी। लेकिन अगर वो जानबूझ करके और बार बार उसी चीज़ को कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरी बात, वो व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, अगर व्यक्ति ने सच में जानबूझ करके लगाया है तो प्रतिबंध की मात्रा उस पर ज़्यादा होगी, और अगर व्यक्ति में गलती से हो गया तो उसकी प्रतिबंध की मात्रा कम होगी। तो ये
प्रतिबंध की मात्रा और तरीका सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रतिबंध कैसे लगाया, तरीका क्या है, इनके आधार पर हम चेक करेंगे कि ये प्रतिबंध तार्किक है या नहीं। और प्रतिबंध किस किस के आधार पर हम किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। एक तो अगर किसी व्यक्ति की जो ये स्वतंत्रता दी गई है, हमने जितनी भी स्वतंत्रता है, अगर ये नैतिकता का उल्लंघन करती है, जैसे अब मैंने बोला व्यवसाय की आपको स्वतंत्रता है कि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, लेकिन अगर कोई वेश्यावृत्ति करता है तो वेश्यावृत्ति को हमारे यहाँ प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वेश्यावृत्ति नैतिकता के विरुद्ध है। कौन सी नैतिकता? सामाजिक नैतिकता। तो अब आप बोलेंगे वेश्यावृत्ति जीवन का अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर के बहुत बड़ा डिस्प्यूट है कि ऐसे भीख मांगना, तो भीख मांगना से व्यक्ति की आजीविका चलती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को व्यवसाय है तो उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन इन पर प्रतिबंध लगाए गए क्योंकि भीख मांगना, वेश्यावृत्ति या नैतिकता सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है। ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई संप्रभुता, अगर कोई विचार किसी व्यक्ति का हमारी सॉवरेनिटी को उल्लंघन कर रहा है, या हमारा कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जिससे हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, चीन से संबंध खराब हो सकते हैं, किसी अन्य शक्ति से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, तो आज मान लिया यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है, ऐसे मान लिया हमारा कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे रशिया के विरुद्ध स्टेटमेंट दे दे, तो वो हमारे संबंधों को खराब कर सकता है, तो हम उसके इस स्टेटमेंट को प्रतिबंधित कर सकते हैं, उसकी विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं। ये बात सही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस केस है, यहाँ पे समझ में आ गया प्रतिबंध का मतलब क्या है और किस तरीके से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और ये संविधान के 19(1) में तो है स्वतंत्रता और 2 में है प्रतिबंध। ठीक है ना, तो ये प्रतिबंध वाली चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने एक टी.के. रंगराजन बाद में, कौन सा केस था? टी.के. रंगराजन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ध्यान रखना, अब हड़ताल करना, हड़ताल क्या है? अभिव्यक्ति के माध्यम में कैसा विरोध करने का तरीका है, तो इसका मतलब आर्टिकल 19(1) और सी में उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन सोशल सामाजिक व्यवस्था के लिए, राष्ट्रीय हितों के लिए इसको क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ने यदि हड़ताल करी तो वो देश की सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हड़ताल का अधिकार आर्टिकल 19(1) का पार्ट नहीं है। ठीक है, और ये टी.के. रंगराजन बाद में, टी.के. रंगराजन बाद केस था, उसमें बोला था। इसके बाद आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमने चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद आता है आर्टिकल 20, और आर्टिकल 20 में है अपराधों के आरोपी, अगर कोई आरोपी व्यक्ति है तो उसके क्या अधिकार है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति चाहे अपराधी हो चाहे आतंकी हो, उसको भी अपने अधिकार है, तो उसके लिए क्या अधिकार है और ये अधिकार हमने क्यों दिए गए? क्योंकि ये अधिकार इसलिए दिए गए कि पहली बात तो प्राकृतिक न्याय, कि उस व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध बोलने का अधिकार होना चाहिए। वो अपने, हो सकता है उस पर गलत आरोप लगा हो, वो अपनी बात रख सकता है, अपना वकील कर सकता है। तो ये क्या है? प्राकृतिक न्याय। क्योंकि प्राकृतिक न्याय का मतलब है जब तक किसी व्यक्ति को उसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत नहीं किया जाए तब तक उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये किसके अकॉर्डिंग है? अगर आप आर्टिकल 20 की बात, विधि का शासन। विधि का शासन कहता है कि शासन रूल के अकॉर्डिंग होगा और उसमें एक प्रोसीजर होगा, पूरी प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, और प्रोसीजर का फॉलो का मतलब है कि इसमें सरकार पुलिस मनमानी नहीं कर सकती, तो वो इसमें उसके अकॉर्डिंग आपको अधिकार दे रहे हैं। दूसरा व्यक्ति, आपको पता है कि किसी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी है। अगर मान लें किसी व्यक्ति पे गलती से कोई आरोप लगा दिया तो आपको पता है उसको जब घर पुलिस आ जाती है ना, तो आपको पता है समाज उसको गलत तरीके से देखने लग जाता है, और बहुत सारे व्यक्ति बेचारा कोई गलती नहीं करी, कई बार पुलिस मनमानी तरीके से अगर उनको गिरफ्तार कर लेती तो उस व्यक्ति के अधिकार चल जाते, उसकी गरिमा चल जाती। इसलिए पुलिस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसको क्या रखा है? पुलिस राज्य के विरुद्ध, पुलिस राज्य के विरुद्ध, अर्थात पुलिस है वो मनमाने तरीके से कोई व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और तीसरा, ब्रिटिश काल में कुछ ऐसे कानून थे, दंडात्मक कानून थे, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते थे। तो संविधान निर्माता इस बात को जान रहे थे कि अगर भविष्य में मान लें कोई तानाशाही सरकार आ गई तो व्यक्ति के अधिकार स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें अधिकार देना जरूरी है। इसलिए ये अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, है ना। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या अधिकार दिए गए, तो सबसे पहले आर्टिकल 20 का 1 की देखें तो पहला यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव या भूतलक्षी दांडिक
विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी दंडिक विधियों के संरक्षण का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाएगा जब जिस डेट को उसने अपराध किया है उस डेट को कोई कानून लागू हो और उस लागू कानून का उसने उल्लंघन किया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ इसको, अगर एग्जांपल से देखें, मान लें 1 मार्च 2022 को सरकार ने किया है कि भाई 2 हेलमेट पहनेगा कोई व्यक्ति, और अगर किसी व्यक्ति ने मान लें 28 फरवरी को हेलमेट नहीं पहना और 2 हेलमेट नहीं पहने, तो उस व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि 28 फरवरी को ये कानून लागू नहीं था। या मान लें कोई व्यक्ति, जैसे क्या होता है ये कानून बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्या करती है कि जैसे मान लें आज बीजेपी गवर्नमेंट है, उससे पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है, कांग्रेस को दबाना चाहती है, तो कुछ ऐसी विधि बना सकती है जो बीजेपी कांग्रेस व्यक्तियों ने आज वो गलत किया है, तो उस जो काम किया है उसको बीजेपी गवर्नमेंट आज विधि बना करके बोलेगी कि 2013 से विधि लागू है। अब वो 2013 अगर वो विधि 2013 से लागू कर दी तो कांग्रेस के व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने 2013 14 में 15 में 16 में इस प्रकार का कोई काम किया हो, तो उस काम को सर क्या करेगी सरकार, इलीगल घोषित कर देगी, तो इससे क्या है कि गिरफ्तार हो जाएंगे, तो इसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए बोला गया कि जिस डेट को उस व्यक्ति ने काम किया है और उस डेट को अगर वो कानून लागू है तो ही उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, अदरवाइज बैक डेट में जाकर के हम किसी कानून को लागू नहीं कर सकते। बैक डेट में कानून लागू नहीं होगा, ठीक है ना, और बैक डेट में किया गया कानून पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ी सुरक्षा है। ऐसा नहीं कि मनमान तरीके से किसी व्यक्ति पर कोई भी चार्ज लगा दो और उसको गिरफ्तार कर लो, ठीक है ना, लेकिन इसका एक अपवाद है, क्रिमिनल मामलों पे ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई आपराधिक मामला है तो आपराधिक मामलों पर आप किसी व्यक्ति को बैक डेट में जाकर के गिरफ्तार नहीं कर सकते, उस कानून को बैक डेट में लागू करके गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन सिविल मामलों में अगर कोई टैक्स का मामला है तो उसमें उसको गिरफ्तार कर, मतलब उस पर टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स को बैक डेट में जाकर के लागू कर सकते हैं। और इसीलिए भारत में रेट्रो एस्पेक्टिव टैक्स चलता था, जो अभी 2019 में 20 में उसको समाप्त कर दिया। रेट्रो एस्पेक्टिव टैक्स में क्या है कि जितनी भी कोई कंपनी है तो सरकार क्या करती थी कि अगर कंपनियों का बढ़िया रेवेन्यू हुआ है, मान लें 2010 से और 2020 के बीच में रेवेन्यू हुआ है, मान लें अच्छा खासा 10,000 करोड़ रुपये इतना हुआ है, और अब तक सरकार ने टैक्स की रेट लागू कर रखी थी 20%, तो सरकार क्या करती थी कि ज़्यादा रेवेन्यू देखते हुए बोलेगी इसकी रेट हम 30% कर रहे हैं, कब से, 2011 से, तो अब हमें आप 30% के हिसाब से पैसा दो। तो इस मामले में हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव जो कानून है वो इस मामले में हो सकता है सिविल मामले में, लेकिन आपराधिक मामलों में आप बैक डेट में जाकर के उस कानून को लागू नहीं कर सकते। इससे आपको स्वतंत्रता दी गई है और यही आपको विधि के अकॉर्डिंग बनाता है, यही आपको गरिमापूर्ण जीवन बनाता है। दूसरी बात, आर्टिकल 22 में बोला है कि किसी व्यक्ति एक अपराध अगर कोई व्यक्ति ने किया है तो उसको एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा मिल जाए, तो एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही दंड मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसके भी अपवाद है। अगर कोई मान लें गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब में उसने मान लें कोई गलत अपराध कर दिया तो उसको 2 सज़ा मिलेगी। एक तो न्यायपालिका द्वारा सज़ा दी जाएगी, क्या, उसको जो भी सज़ा होगी उस अपराध के लिए, और एक जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है और डिपार्टमेंट द्वारा भी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो उस व्यक्ति के लिए ये भी सज़ा है और उस व्यक्ति के लिए न्यायपालिका द्वारा दी गई ये भी सज़ा है, इसलिए उस व्यक्ति के पास 2 सज़ा हो जाएंगे। तो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में एक बार मामला लगा कि भाई उस व्यक्ति को 2 सज़ा क्यों दी जा रही है, आप उसको सस्पेंड भी कर रहे हो, टर्मिनेट भी कर रहे हो और उसके साथ साथ उसको सज़ा भी सुना रहे हो। तो न्यायपालिका ने बोला, न्यायपालिका ने ये बात बताया कि ये बात तो ठीक है कि उसको 2 अपराध मिले, लेकिन न्यायपालिका ने बोला कि यहाँ जो अब एक दंड एक अपराध का मतलब है न्यायपालिका का दंड, और न्यायपालिका का दंड उस व्यक्ति को एक ही मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहे। ये जो दंड है जो उसको प्रशासन दे रहा है, डिपार्टमेंट दे रहा है, ये न्यायिक दंड नहीं बल्कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव दंड है। ये कौन सा दंड है, एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट, इसलिए उस व्यक्ति को दे सकते। तो पहला है कि भूतलक्षी कानून लागू नहीं हो सकता, दूसरा दोहरे दंड, और तीसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए वैध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अच्छी बात है। नहीं तो आपको पता है सरकार पुलिस पीट के इतना पीटती कि आपको न्यायालय में गवाह दुआने के लिए बाध्य कर देती। तो इसलिए न्यायपालिका ने ये संविधान में स्पष्ट बोल रखी है कि अगर कोई व्यक्ति ने यदि कोई व्यक्ति ने खुद कबूला है कोई मामला, या वो बोल रहा है कि मैंने अपराध किया है, तो उसको साक्ष्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका इस बात को भली भांति जानती है कि हो सकता है पुलिस ने उस पर दबाव बनाया हो, उसको पीटा हो,
तो ये व्यक्ति के लिए एक सबसे बड़ी सुरक्षा हो जाती है कि पुलिस उस पर दबाव नहीं बना सकती, पुलिस को कबूल नहीं करवा सकती, क्योंकि उसे अपराध माना ही नहीं जाएगा। तो इसलिए कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद लेकिन किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को उसकी लिखावट ये काम तो करवा सकते हैं उससे। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग के माध्यम से आप किसी व्यक्ति, जो ये होते हैं ना लाई डिटेक्टर, कि किसी एक व्यक्ति गलत बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मशीन लगा करके उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि आप किसी व्यक्ति को लाई डिटेक्टर लगा करके ब्रेन मैपिंग करके उस व्यक्ति से उसके अपराध को कबूल नहीं करवा सकते। इस पर प्रतिबंध है। आपको इतनी ही पुलिस वालों से बोले कि आप इतना ही कर सकते हो कि उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट ले सकते हो, उस व्यक्ति की लिखावट है उसको मिला सकते हो कि वो व्यक्ति सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, लेकिन उस व्यक्ति के विरुद्ध आप इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये व्यक्ति की गरिमा की बात है। नहीं तो गर्मी को व्यक्ति को पीट पीट के इतना ज़्यादा पीट दे कि उस व्यक्ति के हाथ पैर टूट जाते हैं। और हर कोई व्यक्ति पुलिस की पीट से बचने के लिए, पुलिस के मार से बचने के लिए बोल देता भाई मैंने किया है। तो उस प्रकार के पुलिस के जो एक अधिकार था ब्रिटिश काल के टाइम पर, जो पुलिस की शक्ति थी, उसको सीमित कर दिया कि पुलिस मनमानी तरीके से कोई काम नहीं कर सकती। तो ये आर्टिकल 20 है, ये भी किसके लिए जरूरी है आर्टिकल, ये भी एक स्वतंत्र है। तो अभी तक हम जितने भी आर्टिकल पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जितने भी आर्टिकल हमने पढ़े थे, ये आर्टिकल 19 और 20 महत्वपूर्ण हुए। इसके बाद हमारे संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है वो है जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो यही लोकतंत्र की मेन है। इसमें व्यक्ति को जीवन के अधिकार की बात की गई है। तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है वह है जीवन का अधिकार। और आपको पता है जीवन का अधिकार पढ़ने का मतलब है हम भारतीय लोकतंत्र को पढ़ रहे हैं, और भारतीय लोकतंत्र में व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन का अधिकार, यानी कि राज्य मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को जीवन को अधिकार को सीमित नहीं कर सकता, उसको छीन नहीं सकता। ठीक है। तो जो अब जीवन के अधिकार की बात करें तो जो मूल संविधान में लिखा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार, इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना आर्टिकल 21 में, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो बिना किसी विधि के व्यक्ति के जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। और आपको पता है विधि बनाने की प्रक्रिया संसद के पास है, अर्थात सरकार किस पे प्रतिबंध है, सरकार पे। सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके जीवन के अधिकार को किसी भी स्थिति में नहीं छीन सकती। ये बात संविधान में बोली गई थी। ठीक है। तो संसद छीन सकती है, और संसद में विपक्ष भी होता है, तो सरकार मनमानी तरीके से किसी व्यक्ति के अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। जीवन के अधिकार में क्या आता है, जो मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी बाद में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्याख्या करी कि जीवन के अधिकार मतलब व्यक्ति का शरीर और उसके अंगों की सुरक्षा। यहाँ तक व्यक्ति की फिजिकल सिक्योरिटी की बात करी थी, फिजिकल बॉडी के अधिकार की बात करी थी, उसके शरीर को, व्यक्ति के शरीर को हमलों से बचाना, बलात्कार के विरुद्ध स्वतंत्रता, या आजीविका या शिक्षा और प्रताड़ना, ये व्यक्ति के जीवन के अधिकार की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक साम्य में कर दी। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है कि कोई व्यक्ति को मनमाने तरीके से आप हिरासत में नहीं कर सकते, जैसा कि आर्टिकल 20 में बोला गया। किसी व्यक्ति को निवास करना, उसकी निजता को, स्वतंत्रता को हनन नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति पे आप निगरानी नहीं रख सकते, निगरानी और उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध इसमें स्वतंत्रता की बात बोली गई। लेकिन जब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस आया, तो सबसे पहला केस आया था, वो आया था गोपालन वाद। और गोपालन वाद आया 1950 में। 1950 में क्या है कि ए के गोपालन कम्युनिस्ट पार्टी के थे, और इन्होंने क्या किया, इनको 1946-47 के समथिंग ही मद्रास गवर्नमेंट ने इसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। उस टाइम तक तो मौलिक अधिकार लागू नहीं थे, लेकिन जब 26 जनवरी को 1950 को जो फंडामेंटल, जब संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकार भी लागू हुए। तो इसके वकील, गोपालन के वकील पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और गोपालन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि महोदय कि मेरा जो क्लाइंट है यानी कि गोपालन है, उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, और जो संसद द्वारा, जो मद्रास विधानसभा के द्वारा जो विधि बनाई गई थी, वह विधि सही नहीं है, ये बात बोली। उस विधि के अंतर्गत उसको क्या है कि एक नेशनल सिक्योरिटी, जो उनका एक
मतलब कह सकते हैं निवारक नज़रबंद एक एक्ट था, उसके अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने मद्रास सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा उसे AK गोपालन नाम से उस मामले को जाना गया। इस मामले में जो वकील है, जो उसका वकील था AK गोपालन ने, उसने पक्ष किया था। उसने बोला कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एक ही है, एक ही मौत है, ये बोला उसने, पक्ष रखा। और चूंकि मेरे व्यक्ति के आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ है, यानी कि गिरफ्तार है, और गिरफ्तार तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत तो आवास नहीं कर सकता, प्रवसन नहीं कर सकता, निवास नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता, इसलिए उसके आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन हुआ है। ठीक है ना, ये बात बोली। दूसरी बात, जो संसद द्वारा जो विधि बनाई गई थी, संसद का मतलब वहाँ की विधानसभा द्वारा, तो विधानसभा द्वारा जो विधि बनाई गई थी वो विधि ही गलत है। ठीक है ना, ये बात हो रही कि विधि की प्रक्रिया ही गलत है, विधि की प्रक्रिया ही गलत है, विधि ही गलत है। तीसरी बात उसने बोली कि विधि के अधिकार, जो व्यक्ति के जीवन का अधिकार है, उसका मतलब ये नहीं, उसका अधिकार है, उसके जीवन के अधिकार है, उसकी व्याख्या व्यक्ति की गरिमा के पूर्ण अधिकार से करनी चाहिए। तो ये 3-4 जो दलील है, इनके साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट में इसने अपना डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कि पहली बात तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता को महत्व दिया। इसको संसदीय सर्वोच्चता को। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेरा काम है प्रोसीजर को चेक करना, कि सुप्रीम संसद ने जो कानून बनाया उसको प्रोसीजर पूरी फॉलो करी है क्या, कि वो संसद दोनों सदनों में आया हो, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया हो, उसका नोटिफिकेशन जारी किया हो, उसकी यदि प्रोसीजर फॉलो की है तो वो सही है। उसके अंतर्गत क्या है, क्या कंटेंट है, उसको मैं चेक नहीं कर सकता, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली। अर्थात इसमें संसद की कानून बनाने की शक्ति को ज़्यादा सुपरमेसी दी गई थी कि इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो प्रोसीजर देखेगा, और प्रोसीजर देखने के चक्कर में मान लो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर देखा, लेकिन संसद ने कानून ही गलत बना दिया, उस कानून में कंटेंट ही गलत शामिल कर दिया, तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता हनन होगी या नहीं होगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक जो रिव्यू की शक्ति रखी वो क्या रखी, विधि की स्थापित प्रक्रिया, कि विधि की जो ड्यू प्रोसीजर है वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही, वो फॉलो हो रही नहीं है, ये बोली। अर्थात कानून की प्रक्रिया ठीक तरीके से फॉलो हुए नहीं हुई। तो इससे क्या है कि संसद सुपीरियर होगी, संसद सुपीरियर होगी, क्योंकि संसद ने कानून तो फॉलो किए, प्रोसीजर हो, लेकिन उसके अंदर क्या कंटेंट है इसको न्यायपालिका चेक नहीं करेगी। ठीक है। दूसरी बात, इसमें न्यायपालिका केवल किसको देखती, प्रोसीजर को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम केवल प्रोसीजर को देखते हैं, और उसमें क्या कंटेंट है उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्यक्ति के अधिकार की जो संकीर्ण व्याख्या की, बोला व्यक्ति का जो जीवन का अधिकार है उसका मतलब है शारीरिक सुरक्षा। और फिर AK गोपालन से वकील पूछा, भाई AK गोपालन के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके जो मुवक्किल है, जो क्लाइंट है, उसको पुलिस पीट तो नहीं रही ना, उसमें डंडे तो नहीं दे रही ना, उसके हार पैर तो नहीं तोड़ रही ना। तो उसने बोला सर नहीं दे रही। तो इसका मतलब उसके अधिकार का उल्लंघन हो ही नहीं रहा, क्योंकि आर्टिकल 21 तो उसके फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं उन्हीं वर्णों को पढ़ूंगा जो लिखित है, उनका मर्म क्या निकलता है, उसका भाव क्या निकलता है, उसको मैं चेक नहीं करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, इसमें कुल मिला के ये था कि देखो 1950 में डिसीजन आया था। ये डिसीजन भारत के उस समय आया था जब भारत में राष्ट्र निर्माण की समस्या चल रही थी, क्योंकि देखो अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, इधर मतलब हम दक्षिण भारत में अलग आंदोलन चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे देते तो हमारे राष्ट्र निर्माण की समस्या दिक्कत खड़ी कर देती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम फंडामेंटल राइट पर भी सीमित व्याख्या करी, किसके लिए, संविधान मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। तो 1950 की परिस्थिति बहुत अलग थी, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा पावर किसको दे दी, पार्लियामेंट को, संसद को, कि संसद मतलब चाहे तो कोई विधि के माध्यम से कुछ भी कर सकती, लेकिन विधि की फॉलो कर, विधि में क्या चीज़ शामिल है इसको न्यायपालिका नहीं देखेगी। इस प्रकार न्यायपालिका, हालांकि न्यायपालिका ने तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही डिसीजन लिया, लेकिन ये व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर देती है। और जो न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को जो व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी वो पूरी तरह नहीं निभाई। चलो यहाँ तक तो ठीक है। दिक्कत आई जब 1975 में आपको पता इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी के अंतर्गत मीसा एक्ट लागू हुआ, और मीसा एक्ट में हर व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उसी समय जबलपुर एसडीएम वर्सेस शिवकांत शुक्ला, शिवकांत नाम का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, और 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति को पेश नहीं किया गया। तो उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेवियस कॉर्पस, क्योंकि हेवियस कॉर्पस के अंतर्गत
कोई व्यक्ति अपनी रेट लगा सकता है जिसमें न्यायपालिका ये देखेगी कि इस व्यक्ति के द्वारा किए गए जो मतलब जो सरकार ने, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है वो सही तरीके से किया है नहीं किया, वो वेरीफाई करेगी 24 घंटे में, और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा नहीं हुआ। तो ये शिवकांत शुक्ला जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये शिवकांत शुक्ला जी बोला कि आपकी जिम्मेदारी है कि भाई मेरे अधिकार की रक्षा की जाए, मेरे जीवन के अधिकार की रक्षा की जाए। लेकिन शिवकांत शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने इसके अधिकार की सुरक्षा करने से मना कर दिया, और यह सुप्रीम कोर्ट पे एक बहुत बड़ा कलंक साबित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को जिस चीज़ के लिए बैठाया गया था, जिस आर्टिकल 32 के अंतर्गत उसको अधिकार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट में इसमें नहीं निभाई, और इससे सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़बरदस्त आलोचना ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दबाव, सरकार के दबाव में डिसीजन दिया, और जबलपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर दिया। इसके बाद सिचुएशन ये होगी कि अब हो गई बात कितनी, अब बात ये चल रही। इसके बाद अगर आप बात करोगे, है ना, इनको अभी हम देखेंगे। ये एक गोपालन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और मेनका गांधी मामले में ये मामला दिया डिसीजन 1978 में। तो 1976 तक सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सुप्रिय रखा। 1978 में मेनका गांधी केस आ गया, और मेनका गांधी ने केस क्या किया था कि आपको पता है, इंदिरा गांधी सरकार के बाद इंदिरा गांधी सरकार चली गई, जनता सरकार आई। जनता सरकार में मेनका गांधी और उसके पति ने, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पर काफ़ी करप्शन के इन पे चार्ज लगे। तो ये कहीं विदेश घूमने जा रही थी, तो इंदिरा जो जनता सरकार थी, जो सरकार थी तत्कालीन मोरारजी देसाई की, उसने इसको विदेश जाने पर इसके प्रतिबंध लगा दिया। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि भाई विदेश नहीं जाने दिया जा रहा है, ये मेरी व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन हो रहा है। अब देखो 1978 की बात है। 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने शिवकांत शुक्ला का केस दिया था, शिवकांत शुक्ला बाद दिया था, और शिवकांत शुक्ला बाद के बाद सुप्रीम कोर्ट पे कलंक लग गया। सुप्रीम कोर्ट की पूरी इज्जत खराब हो गई थी, क्योंकि जिसको जिस चीज़ के लिए बैठाया था वो काम नहीं कर पाया। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहुत ज़्यादा खराब हुई। तो सुप्रीम कोर्ट अब अपनी इज्जत बनाने की मूड में था। उस परिस्थिति में 1978 में आया कौन सा केस, मेनका गांधी केस। तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें वो सारी थी जो ए.के. गोपालन के वकील ने बोला था, वही मेनका गांधी के वकील ने बोला था। लेकिन इस मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, इस मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने सारे डिसीजन बदल दिए। जो पहले दिया गया डिसीजन था, जो ए.के. गोपालन के जो डिसीजन था, उसको पूरी तरह उल्टा कर दिया। और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि देखो, संसद द्वारा बनाए गए कानून की हम प्रक्रिया ही फॉलो नहीं करेंगे, उसके अंतर्गत कंटेन है उसको भी वेरीफाई करेंगे कि वो नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो प्राकृतिक न्याय के अकॉर्डिंग वो चीज़ है या नहीं है। अर्थात अब सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू करेगा वो किसके माध्यम से करेगा, विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से। अर्थात संसद पे प्रतिबंध लग गया कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो किसी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन करती हो। एक चीज़ तो, और इसमें किसके माध्यम से किएगा, विधि की उचित प्रक्रिया या सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है। इसमें क्या होगा, जो न्यायपालिका की शक्ति बढ़ी। अब कोई चीज़ उचित है या नहीं है, इसका डिसीजन तो न्यायपालिका करेगी। तो संसद द्वारा लाया गया हर कानून को वो किसी भी आधार पर रिव्यू कर सकती थी। तो इससे जुडिशरी एक्टिविज्म बढ़ा, न्यायिक सक्रियता बढ़ी। अब न्यायपालिका की पावर धीरे धीरे ज़्यादा आने लगी। इसमें न्यायपालिका ने बोला कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 एक दूसरे के पूरक है, एक ही है, ये बात बोली। और इसने आर्टिकल 20 के अंतर्गत न्यायपालिका ने बोला कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो व्यक्ति को अधिकार है वो शारीरिक अधिकार नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। और गरिमापूर्ण जीवन की व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से करता है। तो उसकी गरिमा के लिए जो जो चीज़ जरूरी है वो सारी गरिमापूर्ण व्याख्या है, वो गरिमापूर्ण अधिकार है। और चूंकि मेनका गांधी को विदेश में घूमने नहीं दिया जा रहा, ये उसकी गरिमापूर्ण जीवन के विरुद्ध है, इसलिए उसको विदेश में घूमने की अनुमति दी जाए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो मौलिक अधिकार है उनकी व्याख्या विस्तृत की, और इस जीवन के अधिकार की व्याख्या करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति भी बढ़ा ली। और उसके बाद एक केस में आर्टिकल 21 को जोड़ते चले गए अधिकारों के लिए। और आप देख सकते हो आज आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति गरिमा के लिए जरूरी है, आजीविका व्यक्ति गरिमा के लिए जरूरी है। अगर किसी महिला के विरुद्ध उसका बलात्कार हुआ है तो वो उसकी गरिमा को उल्लंघन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति को शुद्ध हवा नहीं मिल रही तो वो भी व्यक्ति गरिमा है। तो व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट नए नए अधिकार जोड़ता जा रहा है। और पुट्टा स्वामी बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर व्यक्ति की निजता को उल्लंघन हो रहा है वो व्यक्ति की गरिमा को उल्लंघन। तो यहीं से आज सुप्रीम कोर्ट जो संविधान जो अधिकारों की व्याख्या करे
वो विस्तृत हैं और इसमें न्यायपालिका की शक्ति ज़्यादा बढ़ गई, संसद की शक्ति थोड़ी सीमित हो गई, क्योंकि संसद अब कोई भी एक्ट ला रही है तो संसद तो पूरा शब्दों के आधार पर ला रही है, न्यायपालिका उसका भाव देगी और भाव वो अपने आधार पर निकाल देगी। न्यायपालिका का अगर मन है कि ये एक्ट रद्द करना है तो वो ऐसा भाव निकालेगी उसको रद्द करके ही छोड़ेगी, और अगर न्यायपालिका का मन है कि लागू रहना है तो न्यायपालिका ऐसा उसका एक्सप्रेशन उसका भाव निकालेगी, समृद्ध निकालेगी तो उसको लागू रहना चाहिए। इससे न्यायिक सक्रियता बढ़ती चलेगी। जैसे शिक्षा की रेट लग गई, न्यायपालिका ने डिसीजन लिया, इसकी रेट लग गई, पर्यावरण को लेकर के रेट लग गई, ये SC मेहता बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को जीवन का अधिकार की श्रेणी में जोड़ दिया कि पर्यावरण मुक्त जीवन, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण व्यक्ति के जीवन के अधिकार की श्रेणी में है। तो ये जो अधिकार है इनको आप एक बार जरूर पढ़ लेना कि किस किस अधिकार में क्या होता है। शिक्षा का अधिकार था मोहिनी जैनवाद, आजीविका का अधिकार जोड़ा गया था ओलिगा टेरेसावाद में। यौन उत्पीड़न के बाद आपको पता है ये जो बाद है, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार जो गरिमापूर्ण जीवन में जोड़ा गया था, ये विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, अगर कोई शुद्ध हवा, भाई शुद्ध हवा चाहिए हमें, तो ये भी व्यक्ति, दिल्ली में केस लगा था कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो व्यक्ति की गरिमा का हनन कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, व्यक्ति का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है उसमें। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई व्यक्ति की गरिमा के लिए तो उसको शुद्ध हवा चाहिए, इसलिए शुद्ध हवा भी उसके गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार होगा। निजता कि व्यक्ति की गरिमा के लिए उसकी सेफ्टी, और आज के टेक्निकल क्षेत्र में, आज का साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हर व्यक्ति की प्राइवेसी बहुत जरूरी है, तो प्राइवेसी उस व्यक्ति का जीवन का अधिकार हो गया। तो ये सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या करी, सुप्रीम कोर्ट ने जब संविधान ये मेनका गांधी केस की व्याख्या करी, उसके बाद जोड़ते चले गए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें बढ़ावा दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उसमें बढ़ गई। इच्छा मृत्यु तक का अधिकार भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन में आ गया था। इसके अलावा एक मामला बहुत चल रहा है कि जो मृत्युदंड है, आज के समय में मृत्युदंड सही है या गलत है, ये बात हो जाए तो इसको लेकर के बहुत केस चले। अगर हम बात करें तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, अमेरिका, इन देशों में मृत्युदंड है। बाकी स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, इन देशों ने मृत्युदंड की प्रोविजन को समाप्त कर दिया। यहाँ किसी भी आरोप के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता, जबकि भारत में, चीन में, इनमें है अभी मृत्युदंड का प्रोविजन। तो मामला क्या है उसको देखते हैं। क्या मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए, इस प्रोविजन को, पनिशमेंट टू डेथ, इसको समाप्त कर देना चाहिए, सही रहना चाहिए? तो इसको लेकर काफ़ी विवाद रहता है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसको देखते हैं पहले। तो ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए इसके पक्ष में, कि मृत्युदंड के, तो मृत्युदंड देना चाहिए इसके पक्ष में कि मृत्युदंड का प्रोविजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अब मान ले कोई आतंकी ने आतंकी हमला कर दिया तो उसको मृत्युदंड ही दे देना चाहिए, उसको जेल में रख करके उसको खिलाएंगे पिलाएंगे थोड़ी। तो अगर कोई व्यक्ति रिपीटेड अपराध कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति को भय ही नहीं है, कोई व्यक्ति को डर ही नहीं है, अगर आप जानते हो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको डर ही नहीं लगता किसी चीज़ को और बार बार अपराध कर रहे हैं, तो आप उनको जेल में रख करके, आप उनको समाज से बाहर रख करके अन्य व्यक्तियों के अधिकार को सीमित कर दोगे। इसलिए उस व्यक्ति का अधिकार लेना आपको ज़रूरी है, उस व्यक्ति के जीवन के अधिकार की समाप्ति जरूरी है, इसलिए मृत्युदंड जरूरी है। अपराधी में भय बनाए रखने के लिए जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी है, आतंकियों को सीमित करने के लिए मृत्युदंड का प्रोविजन बहुत ही जरूरी है। नहीं तो अगर प्रोविजन नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि उससे इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब उससे इन व्यक्तियों में भय नहीं होगा और व्यक्ति अपराध करेंगे, और इससे अगर व्यक्ति अपराध करेगा तो अन्य व्यक्ति के जीवन के अधिकार की सुरक्षा हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दंड देते हैं, दंड इसलिए देते हैं सुधार करने के लिए, कि कोई व्यक्ति सुधर जाए, इसलिए उसको दंड देते हैं। लेकिन मृत्युदंड से तो व्यक्ति ही समाप्त हो जाएगा, सुधरेगा क्या? तो बोला है कि सजा का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि सुधार करना होता है, और सुधार करने के लिए हमें उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको अन्य सजा दी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बाल और मच्छी सिंह बाल, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब 1980 में जब जीवन के अधिकार की अच्छी व्याख्या करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया कि भाई आप मृत्युदंड को समाप्त करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मृत्युदंड जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, और अपराधियों में भय बनाए रखने के लिए जरूरी है, इसलिए मृत्युदंड का प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ तक होगी। इसके अलावा अभी थोड़ा सा एक चीज़ मैंने लगा रखी थी, उसको और देखते हैं। इसमें ये देखो, ये तो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, यानी विधि की उचित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या करते हैं, न्यायपालिका केवल प्रोसीजर को देखती है,
और दूसरा केवल शब्दों को देखती है, वर्ड्स को देखती है। जबकि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया में न्यायपालिका शब्द को देखेगी, प्रोसीजर को देखेगी, साथ साथ उसके कंटेंट को देखेगी, उसके भाव को देखेगी, वो चीज़ कहाँ तक है, उसके भाव देखेगी, उसकी थीम को देखेगी। तो इसमें व्याख्या ज़्यादा करेगी, इसमें सीमित करेगी। तो आप देख सकते हो कि एक गोपालन ने बात बोली कि हम विधि की स्थापित प्रक्रिया को देखेंगे। मेनका गांधी ने बोला कि हम विधि की उचित प्रक्रिया को देखेंगे। इसमें संसद की शक्ति अधिक थी, इसमें संसद की न्यायपालिका शक्ति अधिक हो गई। और इसमें शक्ति ये थी कि संसद किसी भी एक्ट के माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर सकती है। इसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आने के बाद संसद व्यक्ति के अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, न्यायपालिका में उसके विरुद्ध प्रश्न क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ठीक है, अब बात आती है एक चीज़ और देखेंगे हम, प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति। तो देखो प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति की कुछ फैक्ट है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों में के विपरीत प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी अलग से कोई प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी बात है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संविधान ने अलग से प्रोविजन किया है, लेकिन अमेरिका जैसे संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। साकल पेपर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और साथ ही इसमें स्वतंत्रता, वही बात है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कहाँ है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता किसका भाग है, तो बोलना प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत है। और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पे आपको पता है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं आर्टिकल 19(2) के अंदर। ब्रजभूषण बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बात, केस जरूर ध्यान रखना, ये जो था साकल पेपर वर्सेज भारत संघ, और एक था ब्रजभूषण बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया पर कोई पूर्व सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, अर्थात किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व सेंसर का मतलब है कि कोई खबर छापनी है तो पहले उसको एक बार सरकार के पास भेजा जाना चाहिए, उसके बाद वो निकलना चाहिए। जैसा कि अगर आपने देखा होगा तो वर्नाकुलर एक्ट आया था 1878 में, और 1870 एक्ट की वर्नाकुलर एक्ट में क्या बात बोली थी, वर्नाक्यूलर, इसमें अंग्रेजों ने क्या बात बोली, भारतीय जो प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए उसने बोला कि लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा में जो समाचार प्रकाशित होते हैं वो प्रकाशन से पूर्व सरकार के पास आएंगे और उनसे सहमति लेंगे, तब जाकर उसको पब्लिश किया जा सकता है। तो आपको पता है सरकार ऐसा प्रकाशन होने क्यों देगी जो उनकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, तो इससे प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो गई थी। इसी प्रकार का मामला जब ब्रजभूषण बाद में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्रायर रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले उसको प्रकाशित होने दो, उसके बाद लगे कि उसमें गलत चीज़ है तो उसको सीमित कर सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 361A जोड़ा गया और उसमें बोला गया कि व्यक्ति को संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही को प्रकाशित करने के संबंध में सेक्शन प्रदान होगा। पहले यह था कि संसद के विशेष अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल में क्या प्रोसीडिंग हो रही है, क्या कार्रवाई चल रही है, इसका वो प्रकाशन नहीं कर सकता था, संसद उसको करने नहीं देती थी। तो फिर बोला कि भाई संसद में बैठे हुए व्यक्ति हमारे हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, और यदि हम ही उनकी बातों को नहीं जान पाए तो फिर क्या का डेमोक्रेसी, फिर किस चीज़ का डेमोक्रेसी। तो इसको करने के लिए फिर क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन में 361A जोड़ा गया और बोला गया कि कोई भी व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल की कार्रवाई है उसको प्रकाशित करने के संबंध में सेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, वो प्रकाशन कर सकता है लेकिन संसद की सहमति से। इंडियन एक्सप्रेस बाद में बोला गया कि प्रेस की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी शामिल होगा, उसको प्रकाशित करने का भी शामिल होगा और उसको प्रसारित करने का भी शामिल होगा, ये अधिकार उसमें शामिल होंगे। ठीक है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस बाद, ये बात केस आपको एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना है, इसलिए इनका फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता है कि भारतीय संविधान की जब 1989 से लेकर 2001 में लगातार चुनाव हो रहे थे, सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बन रही थी, बार बार सरकार हो रही थी, तो उस टाइम हमने क्या किया कि संविधान का रिव्यू करने के लिए कमीशन बनाया। उस कमीशन को बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू वर्किंग कमेटी, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की कार्यप्रणाली को रिव्यू करने के लिए हमने एक कमीशन बनाया था 2000 में, और इसी कमीशन का नाम था वेंकट चलैया आयोग है। ध्यान रखना, इस आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें दी, जिस प्रकार सेकंड ARC ने सिफारिशें दी ना, उतनी ही सिफारिशें इसने दी। तो ये सिफारिशें हमें आंसर मेंस के आंसर राइटिंग में काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें क्या बोला गया कि इसने एक सुझाव दिया, इसने बोला कि प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए, यह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में निहित मानकर इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इसने क्या बोला कि प्रेस की स्वतंत्रता अलग से होनी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में यदि हम प्रेस की स्वतंत्रता करेंगे तो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, किसके अंतर्गत 19(2) के अंतर्गत, और इससे प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं।
लेकिन यदि हम इसको अलग कर देंगे तो इसे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए ये बात बोली गई थी। हालांकि ये बात लागू नहीं है, आर्टिकल 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतनी प्रोविज़न आपको पढ़ाएं, एक बार एक एक चीज़ को देखते हुए चलना है। इसके बाद हम आर्टिकल 20 को पढ़ते हैं, आर्टिकल 22 को पढ़ते हैं। तो देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है गिरफ्तार, एक तो होता है सामान्य कानूनों में गिरफ्तार, और एक होता है निवारक निरोध कानून में गिरफ्तार। सामान्य कानूनों में गिरफ्तार का मतलब है कि कोई व्यक्ति ने जब निर्धारित जो लागू कानून का उल्लंघन किया हो, लागू कानून का उल्लंघन किया हो, तब उसका गिरफ्तार, तब उसको अपराधी माना जाएगा। निवारक निरोध का मतलब है कि किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है कि भविष्य में अपराध कर सकता है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है ना? तो उनके लिए कुछ अधिकार और संरक्षण दिए गए हैं। तो जो आर्टिकल 21 के फर्स्ट में जो अधिकार दिए गए हैं, ये दिए गए हैं सामान्य कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के। तो सामान्य कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले उस गिरफ्तार करने के कारण आपको बताना होगा कि उसका कारण क्या है, कि इस व्यक्ति को आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, इसलिए। फिर उसको गिरफ्तारी का आधार बताएंगे, भाई आपको ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी बात, उस व्यक्ति को अपना मनपसंद का वकील करने का अधिकार है, यानी कि वो अपना विधि व्यवसाय यानी कि एडवोकेट कर सकता है। और अगर किसी अपराधी को हम उसका एडवोकेट करने के अधिकार दे रहे हैं तो इसका मतलब है किसके अकॉर्डिंग है, ये नियम विधि के शासन के अकॉर्डिंग है। दूसरी बात, ये आर्टिकल 40, 19, 21 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आर्टिकल 49 विधि के शासन की बात करता है। आर्टिकल 19 हर व्यक्ति को अपना प्राकृतिक न्याय। आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन, अपनी प्राकृतिक न्याय की बात करता है, उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की योग्यता देता है, इसलिए। और दूसरी बात, संविधान मतलब ये राज्य की शक्ति को सीमित कर सकता है, यानी कि राज्य के विरुद्ध वकील को कर सकता है वो व्यक्ति। तो इसलिए इसके अंतर्गत जो 22 के 1 के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार दिए गए हैं, ये कौन से हैं? सामान्य कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति। और सामान्य कानून में क्या होता है कि वह व्यक्ति जब तक उसने अपराध नहीं किया, जब अपराध करता है तभी गिरफ्तार होता है। ठीक है ना? तो उसको ये अधिकार है। ठीक है ना? इसके अलावा उसको एक अधिकार ये है कि उसको 24 घंटे के भीतर न्यायपालिका में पेश किया जाए, क्योंकि 24 घंटे के भीतर करने का टारगेट क्या है, ये पुलिस की शक्ति को सीमित करता है। क्योंकि अगर 24 घंटे से ज़्यादा उस व्यक्ति को पुलिस के पास छोड़ दें तो पुलिस पीट के उसकी हालत ख़राब कर दे। अब 24 घंटे में तो उसको पीट नहीं सकती, क्योंकि पीटा तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, चोटें दिख जाएंगी। ठीक है ना? टॉर्चर किया तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, चोटें दिख जाएंगी। इसलिए उस व्यक्ति के शोषण को रोकने के लिए, पुलिस की शक्ति को सीमित करने के लिए ये प्रोविजन दिया गया है कि उसको 24 घंटे के भीतर कहाँ दिया जाए, मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए। और जब मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो उसमें पुलिस उसको पीट भी नहीं सकती, पुलिस उसको चोट भी नहीं पहुँचा सकती, इसलिए। और मजिस्ट्रेट फिर चेक करता है कि इसको सही कारण से गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया। अगर उसको गलत कारण से गिरफ्तार किया गया तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो अर्थात ये पुलिस की शक्ति को क्या करता है, सीमित करता है। अर्थात ये शोषण के विरुद्ध है। अर्थात ये व्यक्ति की गरिमा के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो बात की गई थी, ये तो आते हैं सामान्य कानून के अंतर्गत गिरफ्तार। लेकिन ये जो ऊपर के अधिकार दिए गए 22(1) और 2 में, ये अधिकार 22(3) क्या कहता है कि ये अधिकार, ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये 2 स्थितियों में लागू नहीं होती। एक तो किसी व्यक्ति को अगर हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, और अभी देखेंगे निवारक नज़रबंदी कानून क्या होता है। तो निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति को फ़ायदा नहीं मिलेगा ऊपर वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विदेशी शत्रु देश का है तो उसके लिए, अब शत्रु देश कौन है इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सामान्यतः जिस देश के साथ हमारा युद्ध चलता रहता है उस देश को हम शत्रु देश की श्रेणी में रखते हैं। तो उस देश का अगर कोई नागरिक है तो उसके लिए अधिकार लागू नहीं होंगे ऊपर वाले। अब आती है 22 निवारक नज़रबंदी। तो निवारक नज़रबंदी क्या होता है? निवारक नज़रबंदी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को केवल डाउट पे कि वो है निर्धारित कानून का उल्लंघन कर सकता है, फ्यूचर में किया नहीं उसने, ध्यान रखना, फ्यूचर में कर सकता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और ध्यान रखना, सामान्य कानून के अंतर्गत अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो आपको वारंट देगी कि भाई इसलिए आपको गिरफ्तार करते हैं। लेकिन निवारक नज़रबंदी कानून में पुलिस आपको कोई वारंट नहीं, उसको पुलिस की अनुमति से गिरफ्तार किया जा सकता है। सामान्य कानून में क्या है कि कोर्ट ऑर्डर निकालता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में रखा जाए, लेकिन निवारक नज़रबंदी कानून में पुलिस को किसी को ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस खुद जाकर के आपको गिरफ्तार कर लाएगी। अर्थात ये पुलिस की पावर को बढ़ा देता है, अर्थात पुलिस राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात, 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा। इसमें पुलिस चाहे जितने टाइम तक आपको रख सकती है, विशेषकर 3 महीने तक।
इसलिए निवारक नज़रबंदी कानून में ना तो आपको बताया जाएगा, ना आपको कुछ कारण बताया जाएगा। इसलिए इसको रॉलेट एक्ट की श्रेणी देते हैं कई लोग, कि रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कई लोग बोलते हैं कि रॉलेट एक्ट की तरह है। तो इसके कई बोलते हैं कि गलत है, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है। कैसे? कि पहली बात तो निवारक नज़रबंदी क्यों करोगे? क्योंकि पुलिस को शक्ति ज़्यादा बढ़ाता है, अर्थात पुलिस राज्य की स्थापना करता है, पुलिस की शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, इसमें कोई सरकार तानाशाही हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो आपातकाल के टाइम पर इंदिरा गांधी ने सारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया। किसके अंतर्गत? निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत। जब विपक्ष समाप्त हो गया तो तानाशाही शासन स्थापित हो जाता है। तो कोई भी सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस कानून का यूज कर सकती है। ये आर्टिकल 14, 20, 21 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण से गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। दूसरा, उसको वकील करने का अधिकार होगा। तीसरा, उसको 24 घंटे के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा, मतलब 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो सारे अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें ना तो उसको वकील के समक्ष, ना तो उसको वकील करने का अधिकार होगा शुरू में, ना ही उसको 24 घंटे के अंतर्गत उसको पेश किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 14, 20, 21 व्यक्ति की गरिमा, इनका उल्लंघन करता है कि भाई मैंने कोई अपराध किया नहीं, आप मेरे को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र के विरुद्ध है ऑब्वियसली, क्योंकि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की गरिमा का हनन नहीं किया जाता। कानून का शासन क्या कहता है कि पहले क्या है, उस व्यक्ति ने अपराध किया हो, फिर उसकी FIR दर्ज हुई हो, फिर वो न्यायालय ने उसको सज़ा सुनाई हो, फिर उसके बाद पुलिस के पास वारंट आया हो, फिर उसको गिरफ्तार करेगी। ये विधि के शासन की प्रोसीजर है। लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रोसीजर फेलर नहीं होगी। इसमें ना तो आपको कोर्ट डायरेक्ट पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती, और इसलिए ये डिक्टेटर्स जो तानाशाही शासन है उसको स्थापित कर सकता है। लेकिन अब हम निवारक नज़रबंदी कानून के मतलब बारे में जानेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो क्या है, तो निवारक नज़रबंदी कानून एक विधि होती है, इसमें एक विधि बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? लॉ। और लॉ बनाने की शक्ति, अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लॉ बनाने की शक्ति करते हैं तो ये संसद के पास भी होती है और राज्य विधानमंडल के भी पास होती है। यानी कि राज्य विधानमंडल भी इस पर कानून बना सकती है, संसद भी इस पर कानून बना सकती है। सॉरी, ठीक है। और कानून ये कि संसद किस किस चीज़ के लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और रक्षा, इनके लिए कानून बना सकती है। और देखो, ये निवारक नज़रबंदी कानून सही है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अगर आपको कोई लगता है कि कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देने वाला है या कोई व्यक्ति अपराधी करने वाला है तो उसको पहले गिरफ्तार कर लो। भाई, अपराध करने के बाद कितने लोगों को नुकसान होगा, आप उसको अपराध करने से पहले ही रोक लेते थे, तो एक अच्छा ही रास्ता होता है। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, इनके मामलों पर प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद। इनको लेकर के संसद कानून बना सकती है। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर, किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल की है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन व्यक्तियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगर किसी को निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार किया गया तो उसको भी अधिकार होगा। पहली बात कि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा उसको नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी, नज़रबंद भी रखा रहा है तो मैक्सिमम उसको कितने टाइम तक रख सकता है? 3 महीने तक। परंतु संसद यदि कानून में इससे ज़्यादा का प्रावधान करे, संसद चाहे कि कानून में 6 महीने तक रखा जाए उसको, संसद को ऐसा निवारक नज़रबंदी का कानून बनाती है जिसमें बोलते हैं कि 6 महीने तक रखा जाए। जैसे पोटा एक्ट है। पोटा एक्ट एक निवारक नज़रबंदी कानून था। इसमें संसद ने बोला कि मिनिमम 6 मंथ तक उस व्यक्ति को नज़रबंद रखा जाएगा। तो संसद डिपेंड करेगी कि वो व्यक्ति कितने दिन तक गिरफ्तार हो सकता है, मतलब नज़रबंद रखा जा सकता है। तो 3 महीने तक नॉर्मल स्थिति में 3 महीने, लेकिन संसद चाहते हैं इसको और बढ़ा सकती है। दूसरी बात, 3 महीने के बाद अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, 3 महीने के बाद मान लो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है। जैसे कि अगर आप बात करें तो जो 370 हटा था, तो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनको नज़रबंद किया गया था, क्योंकि अगर ये घर से बाहर रहती तो भड़काऊ भाषण देकर के जम्मू कश्मीर दंगे करवा सकते थे। तो इनको कम से कम 12 महीने, 6 महीने तक अंदर रखा गया। तो इसके लिए, और किस एक्ट के अंतर्गत रखा गया था इनको रखा गया था नेशनल, जम्मू कश्मीर की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट है, उसके अंतर्गत इनको रखा गया था। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनको डिटेन, मतलब इनको नज़रबंद रखा गया था और उनको कम से कम 1 साल तक रखा गया। तो वो किसके माध्यम से? क्योंकि 3 महीने से अधिक आपको रखना है तो एक कमेटी गठित होगी और कमेटी की अध्यक्षता करेगा हाई कोर्ट का जज, और वो कमेटी बोलेगी भाई इस व्यक्ति को अभी गिरफ्तार करना सही है, इसको नज़रबंद करना अभी सही है, तो उसको अधिक टाइम तक के लिए नज़रबंद रखा जा सकता है। और यदि समिति को लगता है कि नहीं, इसको अब अधिक टाइम तक नज़रबंद नहीं रखना है, तो उसको नज़रबंद नहीं रखा जाएगा। तो उसको अधिकार है कि सरकार मनमाने तरीके से उसको नज़रबंद नहीं रख सकती। सरकार मैक्सिमम 3 मंथ तक ही रख पाएगी। दूसरी बात, 3 मंथ के बाद उसको रिव्यू करना पड़ेगा और कमेटी करेगी। कमेटी में सरकार का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा, इसमें न्यायपालिका करेगी। तो न्यायपालिका देखेगी कि सच में
कानून का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हुआ है, उसके आधार पर। इसके अलावा इस व्यक्ति को भी अपना वकील करने का अधिकार होगा, ये व्यक्ति भी अपना वकील कर सकता है, अर्थात प्राकृतिक न्याय अधिकार होगा कि वो अपने व्यक्ति को रख सकता है। और दूसरी बात, इस व्यक्ति को भी सूचना दी जाएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। इस आधार पर यह रॉलेट एक्ट नहीं है। अगर आपसे बोले कि भारत का यह अनुच्छेद रॉलेट एक्ट है तो आप बोले रॉलेट एक्ट नहीं है, क्योंकि हमने उसको व्यवसाय का अधिकार भी दिया है, हमने उसको वकील का अधिकार दिया है, हमने उसको अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। रॉलेट एक्ट में प्रोविजन नहीं था। तो रीजन आया कि निवारक नजरबंदी की जरूरत क्यों पड़ी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ी। बोला कि अगर एक व्यक्ति को अपन गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि जैसे अगर मान लें कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देने वाला है, हमें पता है, तो हम पहले यदि उसको गिरफ्तार करके अंदर रख लेंगे तो भड़काऊ भाषण से वो रुक जाएगा, और उसके भड़काऊ भाषण से जो दंगा होने वाला था उसमें बहुत व्यक्तियों की नुकसान होता। तो अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सुरक्षा करने के लिए उस व्यक्ति के अधिकार को सीमित करना पड़ेगा और उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसलिए जब भी इसका कानून आए, आपको एक्ट आए, तो आपको इन दोनों में संतुलन बनाना है कि देखो व्यक्ति का जीवन का अधिकार भी जरूरी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी जरूरी है, लेकिन देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बाहर रह करके, चाहे उसने अपराध तो नहीं किया, लेकिन संभावना है कि वो ऐसा अपराध कर सकता है जिससे देश की एकता, अखंडता को नुकसान हो सकता है, तो उस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर ले तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति करने वाला नहीं है, झूठा आरोप लगा दे, हाँ ये कर सकता है, इसमें हमने ऐसा देखा, तो इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, तब तो ये सही है। और आज तक संसद ने कई निवारक नजरबंद एक्ट बनाए, जैसे एक तो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मिसा, ये 1981-71 में बनाया था, और इसी के अंतर्गत आपातकाल के अंतर्गत जो जज, ये जितने बड़े नेता थे इनको गिरफ्तार इसी के अंतर्गत किया गया था। दूसरा एक है विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी, इसको लेकर के भी इसके अंतर्गत कोई गिरफ्तार है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आ जाएगा। एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसके अलावा एक टाडा और एक यूएपी है। टाडा को तो आपको पता है, ये गलत लगा, ये 1995 में इस टाडा, आपको पता है संजय दत्त है, उस टाडा के अंतर्गत ही गिरफ्तार हुआ था। संजय दत्त को 1994 में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि 95 में एक्ट ही समाप्त हो गया था, ठीक है ना। और इसके अलावा यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट या प्रोहिबिशन एक्ट, ये 2008 में लाया गया था, 2009 में इसमें संशोधन किया गया है। ये वो अनुच्छेद है, सॉरी ये वो मतलब कानून है जिन्हें हम निवारक नजरबंद कानून कहते हैं, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, इनका मिसयूज नहीं होना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को, जैसे कोई विपक्ष का आदमी है और आप विपक्ष का आदमी कुछ बोल रहे हैं, आप उसको उसकी आवाज़ दबाने के लिए उस पर टाडा लगा यूएपीए लगा दो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दो, तो ये बात सही नहीं है। तो इन दोनों में आपको संतुलन बनाना है। आपको आंसर देते टाइम अगर क्वेश्चन आए तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि संविधान में क्या क्या प्रोविजन है। तो 22 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर 22 किस तरीके से आर्टिकल 21 के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 21 सारे अधिकार आर्टिकल 21 के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि 21 किसकी बात करता है, गरिमापूर्ण जीवन की, और गरिमा के लिए तो सारी चीज़ें चाहिए। यदि व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन जीना है तो उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो अब इस अधिकार को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। मौलिक अधिकार डेफिनेटली 2 वीडियो में आपके समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम संसद पे जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए इसको ज़रूरी था, ठीक है ना। तो आप सभी को यहीं तक चीज़ें अच्छे से देखनी है, आगे फिर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे हम चीज़ों पर चलेंगे। और टाइम तो लगता ही है, क्योंकि समझाना और मौलिक अधिकार बहुत बड़ा चैप्टर है, तो समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।